मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट तब मानता हूँ जब आप चीज़ खरीदते हो और उसे बेचने के बारे में नहीं सोचते। हमारे वो गाना ना, मेरी देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, वो धरती खरीदनी पड़ती है पहले, फिर वो हीरे मोती सब देती है। कोई बंदा है जिसको आने वाले 10 साल में 10 करोड़ कमाने हैं, पहले दिन कितना कैपिटल है? मान लो 1 लाख रुपए आज। नहीं, एक मिनट, मेरे को बड़ा मजा आया सुन के। आपको कैसा लग रहा सुन के? मैं बोल रहा हूँ कि कोई आदमी 10 करोड़ से 10,000 करोड़ रुपए चला जाएगा शेयर मार्केट से 10 सालों में, कैसा लग रहा सुन के? बहुत अजीब लग रहा है, बेवकूफ़ी लग रही है। ऐसा थोड़ी होता है यार, इतना सारा मार्केट से पैसा कमाना। आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करी नहीं। खेत नहीं खरीद रहा हूँ दूर दूर जाके कि कल को यहाँ पर एयरपोर्ट आएगा, कल को साला यहाँ पर ये आएगा, यहाँ पे मॉल बनेगा, कल का तुम देखो। आपने कभी सुना मैंने जमीन खरीदी थी और मैं लुट गया, बर्बाद हो गया? ऐसा सुना कभी? तो रियल एस्टेट में सिर्फ एक ही रूल है मेरे को, और कोई रूल ही नहीं है। तो मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट इसमें। 50% का लॉस इज नॉट इक्वल्स टू 50% का प्रॉफिट। 50% का लॉस इज इक्वल्स टू 100% का प्रॉफिट। ओ यार, ये वाली मैथमेटिक्स तो किसी ने सिखाई नहीं है। अब कोई न्यू बंदा मान लो आज आ रहा है स्टॉक मार्केट में, तो उसे क्या बेसिक कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए? शेयर मार्केट में 4 चीजें होती है, बस एक ही चीज आपको नहीं करनी, चौथी 3 आपको करनी है। वो होंगी, पहली, रातों रात तो वैसे भी करोड़पति नहीं बनोगे मार्केट से, मार्केट कपड़े और फाड़ देगी। आपके साथ कभी हुआ बड़ा नुकसान? हाँ, एक बार तो रियल एस्टेट में हुआ था, छोड़ो हो जाता है। एक बार बताओ क्या है। रियल एस्टेट में एक डील करी थी मैंने कोविड में, तो उस डील में 2024 में आपकी क्या बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज है? 25 की जगह हो सकता है 50% की रिटर्न आ जाए, और 50% की रिटर्न आ जाए तो और कुछ करने की जरूरत है नहीं। बट इसमें ट्रिक्स भी हैं। तो स्टॉक मार्केट में आपकी इंटरेस्ट कैसे आया? मतलब आपने किसी को देखा, सीखा वहाँ से? देखा तो मैंने किसी को नहीं, देखा तो मैंने अपने पापा को था, और वो भी स्टॉक मार्केट में नहीं, वो MCX में ट्रेडिंग करते थे गोल्ड में। ओके। और उस टाइम पे उनकी ट्रेडिंग, उनको कुछ नहीं आता था, ट्रेडिंग का टीवी नहीं आता था, तो वो फ़ोन पे ट्रेडिंग करते थे, खरीद ले बेच दे, 30 किलो सोना बुक कर दे, ऐसा फ़ोन पे है ना। तो उनका ट्रेड हो रहे थे, फ्यूचर्स में ट्रेड हो रहे थे, और उन्हें कुछ नहीं आइडिया था कि लेवरेज दो धारी तलवार है, कब उनके अगेंस्ट में जाएगी। तो शायद उन्होंने मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं, शायद 1-2 साल ऐसा काम किया होगा, पर अल्टीमेटली वो लॉस में चले गए। और वन डे उन्होंने, उस टाइम पर हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती थी, उन्होंने एक दिन में 10 लाख का नुकसान किया था। तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। उस दिन के बाद तो उन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा बच था, मतलब आज के हिसाब से बोलूँ तो वो कई गुना हो चुका है, ठीक है। तो वो हम झेल ही नहीं पाए, मतलब उसकी वजह से मेरे पापा का बिजनेस भी इफेक्ट हुआ, इनफैक्ट बंद करवाना पड़ा मुझे। मैंने कहा आप और कोई काम नहीं करोगे, अब व्हाटएवर जो भी होगा मैं करूँगा। सो मैं उस टाइम पे बच्चों को पढ़ाया करता था, मेरे कुछ इंस्टीट्यूट होते थे। तो क्या हुआ, उस टाइम पे पापा के ऊपर लोन हो गए बिकॉज ऑफ हिज MCX ट्रेडिंग, और वो मुझे कई साल लगे उसे चुकाने में। तो मुझे तो ट्रेडिंग स्टार्टिंग से नहीं पसंद थी, मुझे लगता था कि यार इसमें तो वो हिंदी में बोले तो गंवाने का घर है ये, तो पैसा गंवाना नहीं है, ये तो बहुत मेहनत से कमाया जाता है। और मेहनत तो मैं करता ही था। तो यंग एज में मेहनत पता नहीं लगती, ये एक अलग बात है। यंग एज में इंसान जब एफर्ट्स करता है तो उसे मज़ा आता है। वो जब पैसा कमाने के लिए सुबह घर से निकलता है, रात में घर में पहुँचता है, सो वो अपने एक अलग ही जोन में होता है। बट जैसे जैसे एज बढ़ती है आपको समझ आता है कि और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो मैंने किसी को देखा नहीं था, मैंने अपने फादर को ही देखा था, और उल्टा मैं उसकी चीज़ के अगेंस्ट में था। बट एक चीज़ मेरे दिमाग में थी, इफ़ माई फादर हैज़ लॉस्ट मनी, समबडी हैज़ मेड मनी, राइट? अगर, क्योंकि शेयर मार्केट या इनफैक्ट कॉमोडिटी मार्केट अपनी जेब में तो कुछ नहीं रखता ना। जो एक्सचेंज है, MCX इज एन एक्सचेंज, NSE जो है एक्सचेंज है, एक्सचेंज अपनी पॉकेट में तो पैसा नहीं डाल रहा। वो क्या कर रहा है, या तो तुम जीते, तुमने कमाया पैसा तो तुम्हें पैसे दे दिए, सेटलमेंट हो गई, तुमने लूज किया तो सेटलमेंट हो गई। तो मुझे एक चीज़ थी, अगर मेरे पापा ने गवाया है पैसा तो किसी ने कमाया है, तो उसने कमाया कैसे, ये क्यूरोसिटी थी। तो उस टाइम पे एक क्यूरोसिटी जब आई, तो थोड़ा पैसे वैसे भी, जैसे मैंने बोला कि कमा तो रही था मैं, तो मैं कुछ इंस्टीट्यूट वगैरह में भी गया था पता करने की शेयर मार्केट सीखते हैं। बट अल्टीमेटली मैं सीख नहीं पाया था, क्योंकि पैसे थे ज़्यादा लगते थे पैसे उस टाइम पे। तो उस टाइम पे उतने पैसे होते नहीं थे, और इतना टाइम भी नहीं था कि फिर उन चीज़ों को सीखा जाए। तो मैंने शेयर मार्केट बहुत लेट शुरू करी है, मतलब जब मैंने थोड़े बहुत पैसे कमा लिए, अब लगता है ना अब क्या करें, FD करें, गोल्ड में इन्वेस्ट करें, या म्यूचुअल फंड में SIP कर लें। तो इस तरीके से शुरुआत होती है, एंड आप फिर कुछ स्टॉक्स खरीदते हो, फिर आपको समझ आता है और क्या बेहतर है। तो दिस इज़ द वे आई स्टार्टेड। तो मैंने किसी को देखा नहीं, देखा तो मैंने अपने पिताजी को ही था बस। ये बात बहुत मतलब आज प्रूवन हो गई है कि अगर कोई किसी बिजनेस में नहीं है, अगर वो काम नहीं सीखा है उसने, नहीं किया है उसने, तो वो उस बिजनेस में बहुत अच्छा करता है। ये एक थायरोकेयर के फाउंडर ने भी यही बात बोली थी कि मुझे
इसके बारे में, थायरो केयर के बारे में बिल्कुल नहीं पता नहीं था, बट मैं उसमें सक्सेसफुल हुआ जिसके बारे में मेरे को नहीं पता था। मेरे पास इसके लिए एक स्टोरी है, बड़ी सिंपल सी स्टोरी है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, डिपेंड करता है कि अगर आपको स्टार्टिंग से एक एनवायरनमेंट मिलता है तो आपको कई सारी चीज़ें पता होती है। जैसे मुझे शेयर मार्केट की कोई नॉलेज नहीं थी, बट एक छोटी सी स्टोरी क्या है कि एक आदमी के 2 बच्चे थे और वो आदमी बहुत शराब पिया करता था, जुआ खेलता था, अपनी बीवी को मारता था। तो होता क्या है कि जो बड़ा बेटा होता है वो कहता है यार मेरे पिताजी भी शराब पीते हैं, सट्टा खेलते हैं, मैचेस में IPL में पैसे लगाते हैं, अपनी बीवी को मारते हैं। तो कल को जब उसकी शादी होती है उससे पहले ही वो उस संगत में जा चुका होता है और अपनी ज़िंदगी बिल्कुल अपने पिताजी की तरह जी रहा होता है कि कुछ अलग थोड़ी है, मेरे पिताजी भी तो ऐसे हैं, मैं भी तो ऐसे ही हूँ। और पिताजी कुछ बोल भी नहीं पाते क्योंकि उन्होंने भी ये सब किया। राइट। बट जो छोटा बेटा होता है वो बिल्कुल ऑपोजिट होता है। वो शराब भी नहीं पीता, नॉनवेज भी नहीं खाता, वो कोई सट्टा छोड़ो, वो मतलब अपने काम की तरफ डेडिकेटेड है। जब उसकी शादी होती है वो अपनी बीवी को बहुत प्यार करता है, हमेशा अपनी वाइफ को आगे रखता है। तो एक अंकल होते हैं जो दोनों को जानते हैं, फादर को भी जानते हैं। वो अंकल उससे पूछते हैं कि भाई तेरा बड़ा भाई तो बिल्कुल तेरे से अलग है, वो तो नशा करता है, वो तो जुआ खेलता है, वो तो गलत संगति में पड़ा रहता है, अपनी बीवी को भी मारता है, और तू बिल्कुल उसका ऑपोजिट है, ऐसा कैसे? तो वो कहता है कि जो मेरे पिताजी थे ना वो ये सब किया करते थे, तो मुझे उनकी तरह नहीं बनना था। अब वो जाता है बड़े बेटे के पास कि भाई तू ऐसा क्यों करता है? कहते क्योंकि पिताजी ऐसा किया करते थे इसलिए मैं करता हूँ। तो होता क्या है कि एक आदमी एक चीज को देखते हुए वो मान लेता है यही मेरा घर है। एक आदमी एक चौल में रहता है, छोटी सी बस्ती में रहता है, उसके आसपास के लोग बड़ा स्ट्रगल करते हैं फाइनेंशियली, तो वो मान लेता है कि यही मेरी दुनिया है, यही मेरा सब कुछ है, जो कि ज्यादातर लोग करते हैं। राइट। और फिर एक आदमी होता है यार ये मेरी दुनिया नहीं है, मैं पैदा तो हो गया यहाँ पर, ऊपर वाले ने भेज दिया, अब मैं पैदा तो हो गया उस चौल में, बस्ती में, इस जगह में, राइट। बट इस जगह को मैं बिलोंग नहीं करता, तो मुझे ऐसा बदलना है। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर माइंड सेट एंड योर परसेप्शन। एंड होता क्या लाइफ में आपको चीजें मिलती चली जाती हैं, डिपेंड करता है आपका इम्प्लीमेंटेशन क्वेश्चन कैसा है। IQ इतना मैटर नहीं करता, आप चीज़ों को करते हो, आप और ज़्यादा मैच्योर होते हो, आपको चीज़ें समझ आती है। सो अभी तो मैं एक बच्चा हूँ स्टॉक मार्केट के सामने, तो अभी तो मैं सीख ही रहा हूँ। तो आपका पहला जो स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट था, पहला कैसे हुआ, उसकी कोई स्टोरी बताइए। यार याद नहीं, सच बताऊँ तो ऐसा एज सच याद नहीं, क्योंकि कुछ खरीद लिए होंगे स्टॉक्स, कुछ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया होगा। सो बिल्कुल स्टार्टिंग में बस एक डीमेट अकाउंट खुलवाया, वो खुलवा के छोड़ दिया, फिर उसमें कभी थोड़े से पैसे डाल दिए, कुछ स्टॉक्स खरीद लिए, कुछ टाइम बाद देखा अरे तो अच्छे चल रहे हैं यार, फिर कुछ SIP शुरू कर ली होंगी। तो स्टार्टिंग तो वैसे ही हुई थी, उसके बाद धीरे धीरे चीज़ों को समझने की कोशिश उसके बाद शुरू हुई है। तो जब आप पैसा बनाने लगे तब आपको इंटरेस्ट आया इसमें, या फिर पैसे कमाने के बाद? जब मेरे पास थोड़ा सरप्लस था, जब मेरे पास थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे थे, मेरी ज़रूरत से ऊपर मेरे पास पैसे थे, तब मैं स्टॉक मार्केट की तरफ थोड़ा सा मैंने ध्यान दिया। तो फिर आपने इसके लिए कोई कोचिंग ली या फिर ना कुछ नहीं, कुछ भी कोई नहीं किया, आपने खुद से सेल्फ लर्निंग करी? 100%। तो अभी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बिलीव करते हो या शॉर्ट टर्म में? लॉन्ग टर्म इज एवरीथिंग, वेल्थ तभी बनेगी। शॉर्ट टर्म में नहीं बन सकती? नहीं, शॉर्ट टर्म में भी बनती है। सी वी प्ले बोथ द गेम्स, बट मेरा मेजर तो वेल्थ क्रिएशन की तरफ ही रहता है। मैं एग्जांपल देता हूँ। सो एग्जांपल, मैं कभी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता हूँ तो कभी उसे बेचने के बारे में नहीं सोचता। आई नेवर थिंक अबाउट सेलिंग इट। सो इन्वेस्टमेंट में सिर्फ तभी मानता हूँ, जो आदमी कहता है मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ स्टॉक मार्केट में, मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट तब मानता हूँ जब आप चीज़ खरीदते हो उसे बेचने के बारे में नहीं सोचते। एग्जाम्पल, आपने गोल्ड का अभी ये ब्रेसलेट पहना हुआ है, कड़ा पहना हुआ है, क्या आप इसे बेचने के बारे में सोच रहे हो? तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। आप समझ रहे? आपने तो नहीं सोचा यार मैंने तो 20,000 के भाव पे लिया था गोल्ड, अभी तो 75,000 का हो गया, बेच देते हैं, प्रॉफिट कमा लेते हैं। डू यू थिंक लाइक दैट? नो। जब आप एक इंसान अपना घर बनाता है तो क्या उसे बेचने के बारे में सोचता है? उसने 50 लाख का लिया, 1 करोड़ का हो गया, 2 करोड़ का हो गया, तो वो कहता है चलो 2 करोड़ का बेच देता हूँ, ऐसा नहीं सोचता। तो वेल्थ तभी बनती है। किसी के बाप दादाओं ने जमीनें खरीदी, खेत खरीदे, वो खेत कई करोड़ों के हो गए, अब जाके अगर उसके बच्चा बेच रहा है तो कई करोड़ों के अब जाके हुए ना। तो उन्होंने जब खरीदे थे तो बेचने के बारे में सोचा नहीं। सो इन्वेस्टमेंट किसी भी फील्ड में, वेदर इट इज स्टॉक मार्केट, अगर आप शेयर्स खरीदते हो और आप उसे बेचने के बारे में सोचते हो तो यू आर नॉट एन इन्वेस्टर, यू आर अ ट्रेडर। आप एक ट्रेडर, आपने सोचा आज खरीद लेता हूँ 1,000 रुपए के भाव पे, तुमको 2,000 का हो जाएगा, बेच दूंगा। आप इन्वेस्टर हो ही नहीं सर, आप ट्रेडर हो। इन्वेस्टर तब है जब इन्वेस्ट कर दिया एंड अब मुझे लॉन्ग टर्म में वेल्थ चाहिए, प्रोबेबली 10 साल बाद सोचेंगे, या फिर कुछ ऐसा ऑफर मिल जाए जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। एग्जाम्पल, मैंने अभी एक रिसेंटली रियल एस्टेट खरीदा गुड़गांव, तो वो मेन गोल्फ कोर्स रोड पे मैंने खरीदा। अब वो मुझे डील बहुत अच्छी हुई थी,
वो डील मुझे जितने की मिली उससे 5 गुना ज्यादा पैसे मुझे ऑफर हो गए विद इन 1 ईयर, 5 टाइम्स विद इन 1 ईयर। वो विद इन 1 ईयर 5 टाइम्स मोर मनी। इवन आई थॉट, एक बार को मेरे को लगा यार बेच दूं यार, 5 गुना तो बहुत होता है एक साथ, एक्सट्रीम है मतलब ये तो एक एक्सट्रीम लेवल है यार। तो ऐसे ही मैंने अपनी फैमिली में डिस्कशन किया कि ऐसे से यार 5 गुना वैसे मिल रहे हैं। तो एक बार को हुआ कि बेच देते, फिर सोचा कि लिया क्यों है, लिया यार ऑफिस बनाने के लिए। राइट। तो ऐसा सोचा यार लॉन्ग टर्म में चलो जो पैसे मिल रहे हैं वो तो मिलेंगे, मतलब रेट इंक्रीज हो चुके हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन फैक्टर्स। एक्चुअली हुआ क्या था कि अभी 2 साल से गुड़गांव के अंदर आप 4th फ्लोर नहीं बना सकते थे प्लॉट लेके, तो वो नहीं था। और जो भी लोकेशन मैंने ली वो थोड़े टाइम के लिए उसमें क्या था कि रोड कंस्ट्रक्ट हो रही थी और किसी को अर्जेंटली यूएस जाना था, सॉरी यूके जाना था शायद उन्हें, तो उन्हें पैसों की जरूरत थी। तो उन्होंने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। और डील में जब हम बैठे तो ऐसा रेट मिल गया वो जो एक्सेप्शनली आपने बहुत सस्ता ही खरीद लिया। ओके। तो अंडर वैल्यूड चीज़ें इतनी जल्दी मिलती नहीं है, इट्स वेरी रेयर टू गेट अंडर वैल्यूड रियल एस्टेट। सो मैं बड़ा पेशेंटली वेट करता हूँ। आई एम अ इन्वेस्टर बट मैं हमेशा डिप पे खरीदूंगा, चाहे वो स्टॉक्स हैं, स्टॉक्स तो मैं नहीं खरीदता, ETF खरीदता हूँ। तो ETF भी मैं डिप पे खरीदूंगा, बढ़ता हुआ नहीं खरीदूंगा। रियल एस्टेट भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेट्स सिट ऑन द कैश, डेट में भी पैसे रखो। तो जब कोई डील आएगी तो आई एम द बायर, बट वो चीज़ मिल गई उसमें हो गया, तो अब अल्टीमेटली क्या है यार, नहीं बेचने का यार, बेच दिया तो फिर उसके बाद खरीदोगे कहाँ, दूसरी चीज़ तो उतने रेट की मिल रही है ना। तो आपकी जो रेट बिक रहा है वो मार्केट वैल्यू से थोड़ा सा ऊपर मिल रहा है। राइट। अब आप रियल एस्टेट में ढूंढने जाओगे दूसरी प्रॉपर्टी, सेम लोकेलिटी, सेम लोकेशन, इट इज टफ, इट इज अ लिटिल टफ कि वो सेम चीज मिलेगी, क्योंकि आपने महंगा बेच तो दिया, अब महंगा खरीदना भी तो पड़ेगा, आपको सस्ता मिलेगा नहीं, सस्ता मिलेगा नहीं, तो सस्ता होता नहीं है कुछ। तो पॉइंट क्या है कि अगर मैं उसे होल्ड करता हूँ तो मेरी वेल्थ बनती है। राइट। आप समझ रहे हो? सो आप जब होल्ड करते हो तो वेल्थ बनती है, वो टैक्स भी नहीं देना पड़ता। राइट। ठीक है, जब तक आपने जो भी चीज आपने स्टॉक्स है, रियल एस्टेट है, जब तक आपने उसे एक्चुअल में बेचा नहीं और पैसा अकाउंट में आया नहीं, तब तक कोई टैक्स नहीं था, बढ़ता रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, टैक्स भी बचाना जरूरी है, वो धीरे धीरे समझ आएगा। बट एक इन्वेस्टर बनने के लिए आपको एक ट्रेडर बनना तो जरूरी है ना? ऐसा जरूरी है। मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने अपनी पहली बार गोल्ड चेन खरीदी थी, आज तक है मेरे पास, मैंने नहीं बेची, तो वो मेरी इन्वेस्टमेंट थी ना। ऐसा जरूरी नहीं है, आप डिपेंड नहीं करता आप कमाते कहाँ से हो, समझ रहे हो? तो अगर आप एग्जाम्पल, मुझे यूट्यूब से इनकम आती है, तो चाहे डिसेंट आती है, ठीक आती है, मुझे कुछ प्रमोशन से इनकम आ जाती है, तो मेरा घर खर्चा वर्चा सब बढ़िया चल जाता है। राइट। अब बिल्कुल क्लियर है, रियल एस्टेट से पैसा आएगा तो रियल एस्टेट में ही लगेगा, वो मैं उठा के शफल नहीं मारूंगा। स्टॉक मार्केट से पैसा आएगा तो स्टॉक मार्केट में ही लगेगा। ऐसा क्यों, क्या रीजन? वो बिल्कुल क्लियर है कि दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलना है, ठीक है, बिल्कुल साथ में लेके चलना है। तो मेरे पोर्टफोलियोज बिल्कुल डाइवर्सिफाइड है, गोल्ड के अंदर भी एक मेजर इन्वेस्टमेंट है, बट वो क्या है कि वो डाइवर्सिफिकेशन आपकी हेल्प करता है। आप छोटी मोटी चीज़ों में घबराओगे नहीं, आपकी वेल्थ का लेवल एकदम से ड्रास्टिकली डाउन नहीं होगा। अपनी कोई इन्वेस्टमेंट किसी पेनी स्टॉक में थोड़ी है कि आज तो तुम राजा बन के जी रहे हो और अगले दिन तो तुम बिल्कुल ही कटोरा की हालत में आ गए। ऐसा नहीं करना, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली ग्रो करना है। तो मतलब ये मेरे डिसिप्लिन वाली चीज़ें हैं कि रियल एस्टेट में आज हम कुछ कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहाँ से पैसा ग्रो के आएगा। सो हम बिल्डर भी हैं, तो मैं मतलब कुछ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में भी इन्वेस्टर हूँ। तो उसमें क्या करते हैं हम, हमारी फैमिली इन्वेस्ट करती है ओवरऑल, तो वहाँ से पैसा आता है तो वो वहीं पे लगता है। हमने कोई बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग बना के फ्लोर्स बेचे, पैसा आया, दोबारा से ज़मीन खरीदनी है, दोबारा से फ्लोर्स बनाने हैं, वो सेम वो काम सर्कल में चलेगा, वो सर्कल में चलेगा। निकालना है तो बहुत रेयर अमाउंट, मतलब 5% उसमें से निकाल लो कि अगर आपको ज़रूरत है तो, अदरवाइज नहीं, वरना वेल्थ नहीं बनेगी। आपने एक बात बोली कि गोल्ड में आपने आप इन्वेस्टमेंट मेजर पोर्शन गोल्ड के अंदर है। नहीं, मेजर नहीं है, बट वो एक कुछ सिग्निफिकेंट पोर्शन है। बट उसके अंदर बात हो, आप ये फिजिकल गोल्ड होता है या फिर ई गोल्ड है मेरे पास। तो आप फिजिकल गोल्ड कोई खरीदता है, जैसे मैं आज खरीदा, मैंने फिजिकल गोल्ड खरीदा, तो उसमें मेरे को 20% तो चार्ज देना पड़ता है सर्विस। ऐसा आप सोचते हो ना सर? तो उसके क्या, मेरे पापा का तो काम ही ज्वेलरी का था। हाँ, बट अगर आज मैं तो एक नॉर्मल बच्चा हूँ कि मेरे को खरीदना है गोल्ड, 10 लाख का खरीदूंगा, मेरे को 20% देना होगा। अपनी एक तो वाइफ को खुश हो दो, ठीक है, 20% आप ऐसा सोचते हो, मैं आपको समझाता हूँ। मेरी मेजर गोल्ड की इन्वेस्टमेंट होंगी 30,000 के रेट, जब शादी का टाइम था, तभी मतलब सारी ज्वेलरी आई या जो भी आया, शादी हुई, तो 30-35 हज़ार के भाव का हमारा रेट है। आज वो डबल हो गया, ठीक है, डबल से ऊपर हो गया, ठीक है, राइट। अब एग्जाम्पल देता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, कभी भी मुझे कोई गोल्ड की ज्वेलरी पसंद आती है, कभी भी मैं कभी नहीं सोचता, वो 20% आपका मान लेता, 3% का GST है, मैं थोड़ी सी
डिज़ाइनर ज्वेलरी खरीदता हूँ तो मान लो 10-15-20% उस पर मेकिंग भी लगता है, ऐसा नहीं है। और हमेशा बिल में खरीदता हूँ, मतलब कभी कोई कैश ट्रांजेक्शन नहीं होती। उससे फ़ायदा क्या होता है कि मेरे पास ऑन पेपर सब कुछ है, ठीक है। अब पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या बनता है, जब वो गोल्ड आज मैंने खरीद लिया, अब मैंने 30,000 पे 20% एक्स्ट्रा दिया, ठीक है, यही है राइट। तो मेरे को 36,000 रुपये का रेट पड़ा। मेरे दिमाग में क्लियर हो गया, मेरा रेट ही 37,000 है, मेरा रेट ही 37,000 है। वो तो हो गई गोल्ड ज्वेलरी की बात। तो ज्वेलरी में क्या होता है कि उसे आप यूज़ करते हो, लोग कहते हैं लॉकर में रखते हो, अभी लॉकर में तुम रखते हो, मैं तो पहनता हूँ, ठीक है। मेरी बीवी फंक्शंस में जाती है तो शौक से पहनती है, ठीक है। मेरी मम्मी जाएंगी तो शौक से पहनती है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम ऐसे गलियों में पहन के गोल्ड तो घूमते नहीं है, ठीक है। आपको पता है एंड टू एंड डेस्टिनेशन क्या है, तो गोल्ड की सेफ्टी की बात ज़रूर होती है। तो पॉइंट क्या है कि आई वेयर द गोल्ड। आप कपड़ा खरीदते हो, ठीक है, आपने ब्लेजर खरीदा, जीन्स खरीदा, ये भी सस्ता नहीं आता, कुछ भी सस्ता नहीं आता, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं आता, गोल्ड के भाव के बराबर ही आता है। पॉइंट क्या है, ये जो आपकी एसेसरीज होती है ये आपको एक एक्स फैक्टर देती हैं आपके लुक्स में, ऐसा मुझे लगता है, राइट। वो देती हैं। अगर एक लड़की ने एक अच्छा सा लहंगा पहना और उसका गला खाली है तो अच्छा नहीं लगता, तो पहन लेना, मैं 20% दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। Right. मेरा एसेट जुड़ रहा है, मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लियर, मैंने बस 20% ऊपर पे गोल्ड खरीदा है, तो 2 साल की रिटर्न गई मेरी, 2 साल की रिटर्न गई, 1.5 साल की रिटर्न नहीं गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। गोल्ड कभी भी नुकसान नहीं देगा जाता, ये मेरे पापा ने, दादा ने, परदादा ने सिखाया, नुकसान नहीं देके जाएगा बेटा, तू जिस मर्जी भाव पे ले ले। गोल्ड नुकसान नहीं देके जाएगा, तू जिस मर्जी भाव पे ले ले। चलो एक बात और करते हैं यहाँ पे कि आज मेरी बात करता हूँ मैं कि मैं 10,000 रुपये की सैलरी कमाता था, तब मैं गोल्ड खरीदता था। गोल्ड बहुत सस्ता था, 12-13 हज़ार रुपये के आसपास या 15,000 रुपये के आसपास। आज से 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं। ठीक। उस टाइम पे मैंने छोटे छोटे 2 ईयरिंग खरीदे, तो मैं साल में एक ही बार खरीद सकता था। मेरी इनकम बढ़ी 10,000 से 50,000 हुई। मैं अब साल में 2 बार गोल्ड खरीदने लगा, ठीक है। भाव भी बढ़े, 10,000 से अब वो हो गए 20,000 के आसपास, तो मैं 2 बार खरीदने लगा। अब मेरी इनकम बढ़ी 1 लाख रुपए, और वो गोल्ड की रेट हो गई बहुत ज़्यादा, तो अब मैं वापस एक ही बार खरीद सकता हूँ उस गोल्ड को। या मतलब सोचने का तरीका अलग है। मैं गोल्ड की इन्वेस्टिंग तो मैं देखो डिजिटल फॉर्म में ETF में करता हूँ ज़्यादातर। वो तो वाइफ को कभी कुछ पसंद आ गया, मुझे पसंद आ गया तो मैं ले लेता हूँ। वो एग्जाम्पल मैं उसे कंप्लीट कर रहा था। तो गोल्ड में क्या है कि व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन अ गोल्ड, क्या आपने अपनी वाइफ को नेकलेस दिलाया, कभी उसे बेचने के बारे में सोचोगे? कभी नहीं सोचते हम। मतलब ही नहीं है, वो तो कभी सोच दिमाग में नहीं आएगा, वो तो पैसा ही नहीं है, तो आपकी वेल्थ बन जाती है। आप समझ रहे हो? जब आप कुछ खरीद लेते हो तो आपने उसे खरीद के भूल गए, आपकी वेल्थ बन जाती है। आपके हाथ में एक महंगा सा फोन है, ठीक है, आपके महंगे से शूज हैं, ये सब जीरो हो जाएंगे, राइट। तो गोल्ड इज अ गुड इन्वेस्टमेंट, हमेशा करना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आ जाते हैं दूसरी चीज में। मैं मेजरली गोल्ड कौन सा खरीदता हूँ, वो तो मैंने खरीदा है, फिजिकल में तो खरीदा ही है, बट मैं अपने पोर्टफोलियो को हेज रखने के लिए गोल्ड और सिल्वर को, दोनों को हमेशा जब भी वो करेक्ट होते हैं खरीदता हूँ। सिल्वर क्या हाईली वॉलेटाइल इंस्ट्रूमेंट है, राइट। तो वो जो मेटल की रिटर्न है वो तो रिटर्न चलो जो है वो है ही, बट सिल्वर क्या करता है, 2% एवरी करेक्ट होता रहता है। 2% गिर गया, 2% गिर गया, 1% गिर गया, 0.5% गिर गया, 4% गिर गया, ऐसे गिरता रहता है, वॉलेटाइल है। वो जब भी गिरता है ना, तो पुष्कर राज ठाकुर ने उस दिन सिल्वर खरीदा होता। तो मेरा रूल है, जैसे एग्जाम्पल, बढ़ती हुई मार्केट में अगर 2% गिरा तो मैं 50,000 की चांदी खरीद, और गिरती हुई मार्केट में अगर वो 2% गिरा तो मैं पूरी 2 लाख की चांदी खरीद। तो मेरी रिटर्न हमेशा ज्यादा होती है, राइट। मेरा कोई भी ETF आप उठा के अभी आपको मैंने दिखाया था, कुछ भी नेगेटिव नहीं है, कभी होगा भी नहीं, क्योंकि वो गिरेगा तो मैं और खरीदूंगा। रूल इज क्लियर, राइट। तो गोल्ड और सिल्वर तो ऐसी चीजें हैं जो मतलब कभी गिरे खरीदते रहो, कभी नुकसान देके जाएगी नहीं। अब ETF इन्वेस्टिंग पे मुझे एक तो सबसे पहली बात क्या नहीं लगता, GST नहीं लगता, सबसे सस्ता पड़ता है। अब बात है कभी फिजिकल नहीं, तो गोल्ड के रेट पे ETF तो खरीद ही रहता है, तो जितना गोल्ड बढ़ेगा उतना ETF बढ़ जाएगा। और सबसे कमाल की बात है, आप उसे प्लेज करके ट्रेडिंग कर सकते, आपको फ्री का पैसा बिना ब्याज के, राइट। ये लोगों को पता ही नहीं है। मैं तो गोल्ड और सिल्वर तो हमेशा पोर्टफोलियो में रखना ही है। मेरे हर पोर्टफोलियो में, इनफैक्ट मेरे छोड़ो, मेरे भाई, मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरी बहन, मेरी वाइफ, सबके अकाउंट में आपको गोल्ड या सिल्वर जरूर मिलेगा। उनके जो भी ETF ही बाइंड करते हैं हम, तो सबके अकाउंट में सेम है, स्ट्रक्चर इज सेम, सबका अकाउंट प्लस में खड़ा है और सबके अकाउंट में गोल्ड और सिल्वर है। तो ये आपने सिखाया सबको या सब आप
कौन सिखाएगा यार, खुद ही देखना पड़ता है। बीवी को बता उसका अगला फोन दिखा, तेरा बाई करना है कुछ, या उसका लॉगिन है मेरे पास, खुद ही बाय कर देता हूँ। अभी हमने 2 बात करी यहाँ पे, गोल्ड की बात। अब एक आपने क्वेश्चन रह गया जो आपके दिमाग में शायद आएगा भी नहीं। हाँ। पैसा फैमिली का है, एक ही अकाउंट में तो नहीं खरीदते। सरकार का एक नियम है छोटा सा, LTCG 1 लाख का माफ होता है। LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, 1 लाख रुपए का पूरा प्रॉफिट पे टैक्स नहीं होता। ओके, ठीक है। तो मैंने आपको 4-5-6 लोग गिनवाए, इन 6 लोगों को 6 लाख रुपए पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। ओके, क्योंकि हम 1 साल के प्रॉफिट के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं, थोड़ा ही करेंगे, और उसी रेट में दोबारा बाय कर लेते हैं। राइट, समझ रहा हूँ। सोना 35,000 से 70,000 हो गया एग्जाम्पल, तो 70,000 पे बेच के 70 पे खरीद लिया। राइट। बट जो प्रॉफिट बुक किया उस पर 1 लाख रुपए पे टैक्स नहीं लगेगा लीगली। ओके, सिंपल सा एक छोटा सा, ज्यादा नहीं बचा रहे, बट 6 लाख रुपए भी कम थोड़ी होते हैं। 6 लाख रुपए पे हमारे स्लैब में तो ज्यादा टैक्स लगता है ना। तो 6 लाख रुपए तो लीगल टैक्स बचाते हो आप, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। और कैपिटल तो गेन बनेगा ही बनेगा। जब आप अच्छी चीजें खरीदोगे तो गेन तो आएगा ही आएगा। गोल्ड सिल्वर पे गेन नहीं आएगा तो किस पे आएगा? सही बात है। सो पुष्कर सर, अपन ने एक बात करी गोल्ड के बारे में, अभी अपन रियल एस्टेट के बारे में बात करते हैं कि रियल एस्टेटमेंट इज ए गुड इन्वेस्टमेंट, आपने ही बोला है। बट आने वाले कम से कम 50 सालों में सारा लैंड गवर्नमेंट एक्वायर कर लेगी और आपको रेंट पे रहना पड़ेगा, ऐसा स्टेटमेंट है। देखेंगे तब का तब, इतना दूर का कौन सोच रहा है? तो आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करी ना यहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं होना। जब आप लोग को फ्री होल्ड लैंड लेते हो ना, 2 तरीके की लैंड है। फ्री होल्ड होता है हमारे, जहाँ पे मैं लेता हूँ वहाँ पे तो फ्री होल्ड लेता हूँ। फ्री होल्ड पे गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। 100 सालों का होता नहीं ये आपका होता होगा, मतलब कैसे, मतलब क्या? वो नोएडा में होता है, हमारे पास तो और कहीं नहीं होता। जो 100 साल का लीज पर होता है, जो आप 100 साल की लीज लेते हो, मुझे नहीं पता, आप बैंगलोर की बात कर रहे हो तो आई हैव नो आइडिया, बट नोएडा में ऐसा होता है। 2 तरीके से होता है, इधर 100 ईयर्स लीज होता है, जैसे दुबई में होता है। तो मैं दुबई में इन्वेस्टमेंट नहीं करता, अभी तक तो नहीं करी। मैं जो भी खरीदता हूँ फ्री होल्ड खरीदता हूँ। फ्री होल्ड पे वो मेरा है, कल को सरकार बदलेगी, कुछ भी हो जाए, वो फ्री होल्ड है तो फ्री होल्ड है, मतलब मेरा ही रहेगा। ऑलवेज बाय फ्री होल्ड। मैं तो फ्री होल्ड खरीद। तो ये कई टर्म्स लिखी होती है क्या कहीं पे? आपने शायद रियल एस्टेट में ज्यादा इन्वेस्टिंग नहीं करी, बट अगर आप करोगे तो आपको समझ आएगा। फ्री होल्ड तो क्लियर है, फ्री होल्ड। मैं कभी लेते ही नहीं लीज वाला लैंड। मेरे को बीच में कोई स्कूल्स आएगी, स्कूल ले लो, वो 100 ईयर्स का लीज है, उसमें 5 साल हो गए, 95 ईयर्स का अभी भी बाकी है, नहीं खरीदना भाई। फ्री होल्ड है तो दे, फ्री होल्ड ले। नहीं, जब अपन कोई भी प्रॉपर्टी बाय करते हैं, फ्री होल्ड पूछ लो ना, डीलर से पूछ लो, फ्री होल्ड होना चाहिए। आप कौन सा एरिया ले रहे हो? इंडिया में कई तरीके के एरियाज हैं, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि फ्री होल्ड लैंड कहाँ पर है। मैं सिर्फ फ्री होल्ड में इंटरेस्टेड हूँ कि वो आज आप खरीद रहे हो, आपका हो गया और आपकी आने वाली जनरेशन का हो गया। वो कोई लीज वाला कोई काम नहीं करते, 100 साल की लीज है, वो वाला काम मैं नहीं करता। ओके। सो इसमें रजिस्ट्रेशन कॉस्ट भी बहुत इन्वॉल्व रहती है। हाँ, 7% है मेरे नाम पे तो ये काफी बड़ा अमाउंट होता है जो आपको गवर्नमेंट को पे करना होता है। हाँ ठीक है, गवर्नमेंट भी तो कमाएगी यार, देश के इतने बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, तो उसके बारे में नहीं सोचने का। आपको ये सोचना है 7% सस्ता खरीदने के बारे में सोचो, 10% सस्ता खरीदने के बारे में सोचो, तो सोचो कि सस्ता ही मिल गया। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं समझ पा रहा हूँ। अगर प्रॉपर्टी 10 करोड़ की है तो आप ये सोचो 8 की मिल गई, 20% सस्ती मिल गई, आप दे देंगे 7% एक्स्ट्रा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मतलब चीज़ ऐसी होनी चाहिए। देखो मेरे को ऐसी चीज़ें पसंद है। रियल एस्टेट में लिक्विडिटी सबसे कम होती है। अगर आज मैं अपनी कोई भी रियल एस्टेट बेचने जाऊँगा तो ग्राहक ढूंढने में टाइम लगेगा, बट फिर भी मुझे ऐसी चीज़ खरीदनी है। मैं कोई खेत नहीं खरीद रहा हूँ दूर दूर जाके कि कल को यहाँ पर एयरपोर्ट आएगा, कल को साला यहाँ पर ये आएगा, यहाँ पे मॉल बनेगा, कल का तुम देखो, जब बन जाएगा तब आके मैं खरीद लूंगा। ठीक है, उतने टाइम में उस पैसे का मैं भी तो कुछ यूज कर रहा हूँ, बेवकूफ थोड़ी हूँ। तुम सोच रहे हो तुम्हारा 4 गुना हो गया, हम आते दरे बैठे हैं क्या? फिर डबल ट्रिपल हम भी करते हैं यार, कुछ तो हम भी कर रहे हैं ना पैसे का, कंपाउंडिंग तो हमारी भी चल रही है। बट योर रियल एस्टेट शुड बी FMCG, फास्ट मूवेबल होना चाहिए। मेन रोड पर है, बैंग ऑन लोकेशन है, जल्दी बिकेगा। सो रियल एस्टेट में सिर्फ एक ही रूल है मेरे को, और कोई रूल ही नहीं है। लोकेशन लोकेशन लोकेशन। महंगा खरीद लेंगे, बट आज जिस रेट पे ले रहा हूँ कम से कम उस रेट पे तो कल बिक जानी चाहिए। राइट। ऐसा नहीं करने का कि आज खरीदा और कल सोचने यार कौन खरीदेगा हमारा, हमने रियल एस्टेट में फिर तो तुमने पैसा फंसा ली। राइट। गोल्ड खरीदा, आज खरीद लिया, कल बिक जाएगा, बिक जाएगा, 1 घंटे बाद बिक जाएगा ना। हाँ, बिक जाएगा ना। बस वही खरीदने कि अगर रियल एस्टेट खरीदना है तो ऐसा खरीदना है कि यार इसे अगर मैंने नहीं खरीदा तो कोई 100 बंदा खरीद लेगा इसे। अगर मैंने नहीं खरीदा तो इसे 100 बंदा खरीद लेगा। अगर इस लड़की से मैंने शादी नहीं करी तो ये तो हाई डिमांड लड़की है, तो कहीं ना कहीं जाएगी। ठीक है, राइट। वो दबी हुई छुपी हुई लड़की और दबी हुई छुपी हुई प्रॉपर्टी में मैं इंटरेस्टेड नहीं था पहले से। अब तो मेरी शादी हो गई तो लड़कियों के बारे में ज्यादा बात नहीं कर सकता।
वाइफ सुन रही है पीछे से। तो इसमें फ्लैट ज्यादा फ्लैट खरीदना चाहिए आपको या फिर कभी नहीं। आपको लैंड खरीदना? मैं तो बेचता हूँ, मेरे से ले लो फ्लोर्स। मैं फ्लैट नहीं बनाता, अभी उतने बड़े बिल्डर नहीं बने। हाँ फ्लोर्स तो मैं बेचता हूँ, हाँ मैं खरीदता थोड़ी हूँ उसे, मैं तो जमीन खरीद के फ्लोर बेचता हूँ। हाँ। तो जमीन का इन्वेस्टमेंट इज गुड इन्वेस्टमेंट। ऑलवेज नेवर डिप्रिशिएबल, हाँ। उसमें डिप्रिसिएशन नहीं होता कभी। आपने कभी सुना मैंने जमीन खरीदी थी और मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, ऐसा सुना कभी? कभी होता ही नहीं ऐसा। जमीन हमेशा देखी जाती है यार। हमारे वो गाना ना, मेरी देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, Right. वो धरती खरीदनी पड़ती है पहले, हाँ। फिर वो हीरे मोती सब देती है। तो आप बताओ कि इसमें फाइनेंशियल जो स्टडीज है वो आपके काम आई या नहीं आई? यार फाइनेंशियल स्टडी तो मैंने कभी करी नहीं। ठीक है, मेरा तो साइकोलॉजी में बैकग्राउंड रहा है और हमने बिजनेस किया है, सेल्स एंड मार्केटिंग करी है, बच्चों को पढ़ाया, ये सब किया है। होता क्या है कि फाइनेंशियल स्टडीज इन्वॉल्व हो जाती है, जैसे आप किसी काम के अंदर होते हो तो बहुत सारे अलग अलग काम है। कोई लोग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है, उन्हें इतनी टेक्निकल नॉलेज है जितनी अपने को कभी नहीं हो सकती। वो इंजीनियर को हायर करते हैं, पहले 1 साल इंजीनियर को रखते हैं, उसे खुद सिखाते हैं अपना काम, क्योंकि वो सीख के नहीं आया तो उसकी वो चीज़ें काम नहीं आती। इनफैक्ट जब आप रियल में पैसा बनाते हो तो आप कितनी किताबें पढ़ लो फाइनेंस के ऊपर, रियल में जो चीज़ काम आती है। अब आप MBA इन फाइनेंस हो, बट रियल स्टेट के अंदर तो आपको अलग तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल, कोई गोवा में इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो गोवा की रियल स्टेट इन्वेस्टिंग थोड़ी सी ट्रिकी है। वहाँ पे पोर्तुगीज थे, वहाँ के पेपर वर्क अलग है, थोड़ी चीज़ें अलग है, तो वो अलग चीज़ की स्टडी करनी पड़ती है आपको। और मैं हमेशा उस चीज़ में इन्वेस्ट करता हूँ जो चीज़ मैं समझता हूँ। एग्जाम्पल, अभी मेरा कोई क्रिप्टो के अंदर कोई बड़ा निवेश नहीं है, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आया अभी तक। मतलब मेरी बुद्धि थोड़ी छोटी रही होगी कि मुझे समझ नहीं आया, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। समबडी सेड कि यार तू इतना पैसा बना लेता। तो ऐसे ही मुझे किसी ने बोला, यार अगर तुम्हारे पापा ने या तुमने 1980s में विप्रो के शेयर खरीद लिए होते तो तुम इतने अमीर हो जाते। तो मैं बोलता हूँ मैं पैदा तो हो जाता, तब मैं पैदा ही नहीं हुआ था, मैं खरीद कैसे लेता और मैं अमीर कैसे बन जाता? आप समझ रहे हो? बिल्कुल सही। बट क्लियर है, जो चीज़ मुझे समझ आती है ना मैं वही करता हूँ। एग्जाम्पल, मैं कभी कसीनो जाता हूँ, कसीनो में मुझे सिर्फ रॉले समझ आता, मुझे ब्लैक जैक अभी तक तो समझ नहीं। तो मैं उसमें थोड़ा कच्चा हूँ, मैं नहीं खेलता। एक चीज़ समझ आती है ना, बस वही करता हूँ। उस टेबल पे मुझे पता है कि मैं गवा के तो जल्दी नहीं उठूंगा, और गवा दिया तो उठ जाऊँ। फिर आज वो लग तो है ही ना, फिर कसिनोज लाइक लग। बट इतनी सारी चीज़ों में मैं एक ही चीज़ करता हूँ, क्योंकि वो मुझे समझ आती है। जो चीज़ समझ नहीं आती वो नहीं करनी। मतलब आपके पास ना बहुत बड़ी जिंदगी नहीं है सब कुछ करने के लिए। अब समझ आ रहा है? किसी एक फील्ड के अंदर भी घुस के थोड़े अच्छे खासे पैसे बना लो, लाइफ अच्छी जी लो, और मतलब दैट्स इनफ। मतलब मेरे लिए तो वो बढ़िया है। अब मैं कहूँगा यार मैं सब कुछ ही करूँगा, मैं तो यार मतलब पूरी दुनिया पर राज करूँगा, अलेक्जेंडर बनूंगा, मतलब इतना बड़ा अभी तक माइंडसेट हो नहीं पाया। अभी तक तो शायद मेरा लिमिटेड माइंडसेट रहा होगा कि मैं इतना बड़ा नहीं सोच पाया। बट जिस फील्ड में हूँ उस फील्ड में मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। आप समझ रहे हो? मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। आई नो व्हाट आई एम डूइंग विद माई मनी। सो मेरा रूल बिल्कुल क्लियर है, नेवर लूज। वो मैंने वॉरेन बफे का पढ़ा था कि रूल नंबर 1 नेवर लूज मनी, रूल नंबर 2 रिमेंबर रूल नंबर 1। तो शेयर मार्केट की बात करते हैं, शेयर मार्केट में 4 चीजें होती है, बस एक ही चीज आपको नहीं करनी, चौथी 3 आपको करनी है, वो होंगी। पहली चीज नुकसान हो गया, छोटा नुकसान, ठीक है। दूसरी चीज प्रॉफिट हुआ, छोटा प्रॉफिट हुआ। तीसरी चीज बड़ा प्रॉफिट हो गया, और चौथी चीज है बड़ा नुकसान हो गया। बस बड़ा नुकसान नहीं कर, बाकी सब करना, बाकी सब कुछ चलेगा। छोटा नुकसान हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं, छोटा प्रॉफिट हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं, बड़ा प्रॉफिट हुआ बहुत अच्छी बात है, और बड़ा नुकसान नहीं होना चाहिए कभी। क्योंकि बड़ा नुकसान में मेरे रिकवरी मोड में आ जाते हो आप, फिर तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। फिर तो मतलब इट्स हाईली डिफिकल्ट कि आप वहां से रिकवर करके पैसा बना पाओगे अगर आपके लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम है तो। आपके साथ कभी हुआ बड़ा नुकसान? कभी कहा एक बार तो रियल एस्टेट में हुआ था, फिर तो हो जाता है। एक बार बताओ क्या? रियल एस्टेट में एक डील करी थी मैंने कोविड में, तो उस डील में थोड़ा सा लोचा क्या हो गया कि डील तो अच्छी करी थी, रेट भी ठीक लिया था, मुझे ना एक और अच्छी डील समझ आ गई। अब उस टाइम में पैसे बहुत लिमिटेड थे मेरे पास, तो मेरे को एक डील यहाँ पर दिख रही थी कि ये अच्छी है और ये डील और अच्छी है, तो और अच्छी के चक्कर में वहां पर थोड़ा सा एक नुकसान हुआ रियल एस्टेट में। होता ही है सब। और कितना बड़ा नुकसान था? और ठीक ठाक मॉनिटर बताओ। पता नहीं, आप एक्चुअली क्या होता है स्टार्टिंग में आप अर्नेस्ट मनी देते हो, तो जो होता है अर्नेस्ट मनी के साथ ही होता है। राइट। तो अर्नेस्ट मनी जनरली 10% होती है ऑफ द रियल परचेज वैल्यू। राइट। तो बस वही एक छोटा सा नुकसान हुआ, बाद में उसे जैसे तैसे हमने सेटल डाउन किया। बट जो चीज़ मैंने फिर खरीदी उसने इतने ज़्यादा रिटर्न दे दिए कि फिर तो कुछ था ही नहीं। अब कोई न्यू बंदा मान लो आज आ रहा है स्टॉक मार्केट में, तो उसे क्या बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए?
उसे समझ आना चाहिए आप पैसे किसे दे रहे हो। आप आगे अगर कोई शेयर खरीद रहे हो तो शेयर से हुआ क्या, वो शेयर आपके अकाउंट में आ गया तो वो पैसा गया था, उससे हुआ क्या, वो पैसा बढ़ेगा कैसे, क्यों बढ़ेगा, किस बात पे बढ़ेगा। किसी ने बोला कि ये शेयर यहाँ से 100 का है 1000 हो जाएगा तो तुमने लगा दिए, तुम्हें नहीं पता कि क्यों बढ़ेगा, तो तुम फिर गलत कर रहे हो, फिर तुम अपने पैरों पे गुलाड़ी मार। बट लर्निंग तो वैसे होती है ना सर। हाँ ठीक है, फिर लगाओ 1000-2000 रुपये लगा लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं तो ऐसा क्या कॉन्सेप्ट है, मतलब उनको पता रहना चाहिए कि यार ये नहीं आप करना ना स्टार्टिंग में क्या करो, पहले वो करो जो दुनिया सही कहती है। है। दुनिया सही कहती है, एक आदमी दुनिया ही सही कहती है। जैसे कि आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो। अब आप म्यूचुअल फंड की जगह आप ETF खरीद रहे हो, निफ्टी का, बैंक निफ्टी का इंडेक्स खरीदते हो, वो सबसे बढ़िया पॉइंट, क्योंकि उसमें बड़ा नुकसान नहीं होगा। तो स्टार्टिंग होनी चाहिए म्यूचुअल फंड और ETF के साथ। ओके। स्टॉक्स बहुत अच्छे वाले ब्लू चिप स्टॉक्स जिनका नाम आपको पता है कि अगर SBI बैंक बंद हुआ तो देश बर्बाद हो जाएगा, तभी SBI बैंक के साथ कुछ होगा, राइट। वरना कुछ नहीं होगा। अगर HDFC लुढ़का तो मतलब देश के साथ ही कुछ बुरा हुआ होगा, फिर तो सबके साथ ही होना है। राइट। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब आप कहो कि मैंने एक पेनी स्टॉक है, मेरे इस दूर के रिश्तेदार ने बोला है आप 2 रुपए का है और ये 2000 का होने वाला है, फिर वो 2 रुपए भी जीरो होने वाले हैं। ओके। वो मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस है आपकी कि आप 2 रुपए भी जीरो करोगे, क्योंकि आप 2 रुपए इन्वेस्ट नहीं करते। आप 1 लाख शेयर खरीदते हो 2 रुपए के भाव पे, तो आपने 2 लाख इन्वेस्ट किए। राइट। और अगर वो 2 रुपए का 1 रुपए रह गया तो 1 लाख रुपए उड़ गया, 50% गया। तो स्टॉक मार्केट में आने के पहले आपको पहले अच्छा खासा बैंक बैलेंस भी होना चाहिए आपके पास। नहीं मतलब अच्छा खासा नहीं, कहीं से भी शुरू करो आप। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जब गोल्ड की बात हुई थी ना, तो मेरा एक स्टार्टिंग में एक एम्प्लॉय था, अब विश्वास मानेंगे मैंने उसे 3000 रुपये की सैलरी पर हायर किया था। फिर उसकी सैलरी 3 से 6 हुई, 7 हुई, 8 हुई, 9 हुई, 10 हुई, 20 हुई, 25 हुई, 30 हुई, 40 हुई, ऐसे बढ़ती चली गई। तो वो क्या करता था, मेरे पापा का तो ज्वेलरी का काम था, वो थोड़े थोड़े पैसे जोड़ता था, सैलरी बिल्कुल खर्च नहीं करता था। उसका सिर्फ एक ही खर्चा था, पेट्रोल डलवाने का। स्प्लेंडर बाइक होती थी उसके पास, जाना है आना है, तो बस उसके अंदर वो मतलब कहता था कि यार भैया 80 की एवरेज देती है, और बस जाने आने में जो थोड़ा सा बस मेरे पैसे लगेंगे वो लगेंगे, और थोड़े बहुत बस अपने ऊपर। सर उसने क्या किया मैं आपको समझाता हूँ। उसकी सैलरी जब तक 10-20 हज़ार रुपये हुई ना, उसने मेरे पापा को बोला कि अंकल ये पैसे इकट्ठे हो गए। अब पापा ने कहा यार लड़का ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़े कम भी देता था या थोड़ा मेकिंग कुछ नहीं लेते थे, और उसे एक चेन दे दी, अंगूठी दे दी, करते करते उसने अपने पास एक ज्वेलरी का स्टॉक कर लिया और सब पहन के आने लगा। सैलरी 20,000 थी, 4 तो अंगूठियां पहनता था सोने की। ओह माय गॉड। क्योंकि गोल्ड का भाव भी तब शायद 12-13 हज़ार रुपये, 15,000, 20,000 होता होगा, मेरे को ध्यान नहीं है। तो 1 महीने की सैलरी से एक अंगूठी बन गई, एग्जाम्पल मान लो। राइट। ठीक है, तो उसने मतलब करते 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 4-4 अंगूठियां पहन ली, एक 2-2 चेन पहन ली। आज स्प्लेंडर में रहा है, ठीक है, बट वो लगने लगा। और उसके बाद उसने क्या किया आप समझना, उसने फाइनेंस को सीखना शुरू किया। अब उसके आसपास के लोग, तो हमारे जैसे इंस्टीट्यूट होता था तो उसमें ही और भी होते थे, टीचर में जरूरत पड़ जाती थी, 5-10% ब्याज पे पैसे देते। उसने शुरू कर दिया। हाँ, कितनी लेते हैं लोग कितनी लेते हैं, 10,000 मांगते हैं, 20,000 मांगते हैं। खर्चा करता नहीं था बिल्कुल। तो 20,000 उसकी सैलरी मान लो बच गई, एग्जाम्पल मान लेते हैं, थोड़ा इंसेंटिव बन जाता था उसका, तो कुछ कमीशन देते थे हम, तो कमीशन पे जिंदा है बस वो, सैलरी तो पूरी सेव कर रहा है। अब वो 20,000 रुपये में किसी ने मांगा, उसे 10% ब्याज पे 1 महीने के लिए दिया, अगले महीने उस चीज़ को सैलरी मिली। तो सैलरी आते ही वहीं पर खड़ा हो गया, वो सैलरी उसके, मैंने उसके हाथ में, पहले ऐसे ही होता था थोड़ा सा कैश वैश में, छोटा सा तो इंस्टीट्यूट से शुरू किया था, कैश में दे दिया, अकाउंट में दे दिया, तो जैसे ही पैसे दिए, हाँ भाई मेरा हिसाब, तो अपना हिसाब कर लिया। अब देखो उसने क्या किया, उसकी जो सैलरी गई, उस टीचर की सैलरी आई, उसने उस पर 2,000 रुपये बनाए, 10% इन अ मंथ, कंपाउंडिंग शुरू कर दी। सर करते करते उसने अपने पास 4-5 लाख रुपए का फंड इकट्ठा कर लिया, जो अपने आसपास के सर्कल में 5-10% पे देने लग गया। तो जितनी सैलरी नहीं थी उतना तो इंटरेस्ट से कमा रहा था वो। गजब है। आप समझ रहे हो? तो जितनी सैलरी नहीं थी वो अपने इंटरेस्ट से कमा रहा था, क्योंकि आसपास के लोगों को पैसों की हमेशा जरूरत पड़ेगी। और बिल्कुल बिल्कुल मतलब फोन जो पुराना चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, गाड़ी चल रही है, कपड़े चल रहे हैं, खर्चा ही नहीं करने का, लिमिटेड बिल्कुल। मतलब ऐसा करने लग गया कि वो अपने से ऊपर के लेवल को फंड करने लग गया। सैलरी 20-25 हज़ार रुपये, चलो इंसेंटिव आ गया 5-10-20 हज़ार रुपये का, जो भी आ गया कभी कभी, वो तो बिल्कुल अलग हो गया। फंड इकट्ठा हो गया, अब 5 लाख रुपए से 10% 50,000 होता है सर, सैलरी 20,000 है। वो कंपाउंडिंग को मुझसे अच्छा पहले समझ गया था,
तो मैं देखता हूँ लोगों को, ऑब्जर्व करता हूँ लोग क्या कर रहे हैं यार। एक मेरे जिम में एक फ्रेंड आते हैं, वो यूजर है, तो वो कहते हैं जी मेरे को स्टॉक मार्केट वाला कुछ समझ नहीं आती ना, मुझे समझ नहीं। तो मैंने, वो बात ही नहीं होती हमारी, तो जनरल बात होती है फिटनेस से रिलेटेड कि भाई आज कार्डियो कितना किया, आज ये क्या क्या है, ठीक है, इस तरीके से बात होती है। तो वो भी ठीक है, वेल ऑफ है, रियल एस्टेट इन्वेस्टर है और अपना फाइनेंस का काम करता है। कहता हमें नहीं समझ आता है, हम तो छोटे छोटे लोन देते हैं। हमारे आसपास देखो, जैसे रेडी लगाने वाला है, गोलगप्पे बेचने वाला है, टिक्की बेचने वाला है, वो आएगा सुबह सुबह बोलेगा बाबू जी 10,000 चाहिए। भाई हम कितना लेते हैं? दिन का 5% ब्याज। दिन का 5%? दिन का 5%, दिन का 10%, मतलब तू 10,000 लेके जा रहा है, आपको 11,000 देगा। हाँ। तो वो क्या लोग होते हैं, उसे पता भी है मैं 10,000 का सामान लेके जाऊंगा, टिक्की विक्की छोले बोले भटूरे फटाना नमाका बेचूंगा, 10,000 के 14,000 15,000 कमाऊंगा। 1,000 रुपये भैया को देने, गुजर आदमी को, और उसके बाद मेरे को 3-4 हज़ार रुपये का मुनाफा हो जाएगा। पैसे है ही नहीं, रेडी लगाने के पैसे नहीं है। सामान तभी मिलेगा जब वो उस गुजर से फाइनेंस पे पैसे लेके जाएगा, तो जाके सामान खरीदेगा। पैसे तो जो बिल्कुल ही आप कह सकते हो, जो बिल्कुल ही नीचे लोग हैं ना, वो हैंड टू माउथ बिल्कुल वैसे ही होते हैं। राइट। एक दिन भी अगर उनको पैसा नहीं मिला या पैसे नहीं है, तो उनको बचता ही नहीं है। वो 3-4 जो हज़ार कमाए ना, उसमें वो उड़ा देते हैं, वो उड़ा देते हैं। वो कमाया, शाम को जाके अपना मतलब पार्टी वार्टी करी, हाँ मतलब पार्टी बोलना अच्छा शब्द रहता है ठीक है, तो उसने उड़ा दिया सब कुछ। बट उसने कहा हमारा बिल्कुल सेट, 100-200 बंदों की ग्राहकी है, आएंगे छोटा छोटा पैसा मांगेंगे, 5,000 10,000 5,000 10,000। 1,000 रुपए 100 लोगों से ले लिए रोज के, बिजनेस सेट। तो लाख रुपए दिन का हो गया सर, 30 लाख रुपए महीने की कमाई। बट आजकल तो लोग ऐसा कर और 10,000 ही दिए उस आदमी से, 10,000 रुपए तो 10 दिन पहले ही कमा चुका है वो, और 3-4 महीने से पैसे दे रहा है, तो कितने कमा चुका है? दे 10,000 ही रहे। तो उसको मैंने कहा रिस्क क्या रिस्क? पता है हमें कहाँ क्या कर रहा है बंदा उस पैसे का। हाँ थोड़ा बहुत रिस्क होता है, तो अगर इंटरेस्ट इतना, इट इज लाइक 300% अ मंथ। तो अगर 1 महीना भी ब्याज देगा तो 3 महीने जो मेरे से लेके जा रहा है वो दे गया। और छोटे छोटे लोग सच में आके पैसे मांगते हैं, सच में आके मांगते हैं। मतलब मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, बट चीजें एक्सप्लोर करने से पता लगता है लोग क्या क्या कर रहे हैं। अब सोचो, हम तो ऐसा कर ही नहीं सकते। 300% अमल कितना अच्छा लगता है, बट यू कैन नॉट डू इट, दे कैन डू इट, दे हैव दैट कम्युनिटी। उनको कोई शर्म नहीं आएगी, वो हाथ से पकड़ के बंदे को लटका देंगे अगर 10,000 भी दिया ये बात तो सही किया। हाँ अपन थोड़ी बात करेंगे उससे मतलब ही नहीं है। सबका टोन है बात करने का, काम करने का। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, रिक्शे वाला है जो भी है, तू भाई तू मेरे से सुबह पैसे लेके गया था, शाम को पैसे क्यों नहीं आए? और कहते बंदे खुद लेके जाते हैं, खुद देके आते हैं, हमें कुछ नहीं करना। सारे भाई सब मिलके यही काम कर रहे हैं और मस्त चल रहा हूँ। तो इंडिया में कई सारी ऐसी कम्युनिटी है जो इस तरीके से काम कर रही है, और इज्जत वाला काम है भाई। हाथ जोड़ के पैसे लेके जाते हैं, हाथ जोड़ के देके जाते हैं, हाथ जोड़ के पैसे लेके जाते हैं, हाथ जोड़ के देके जाते हैं। कह रहे इज्जत वाला काम है भाई अपना। तभी इंडिया में बोला जा रहा है कि लैंडिंग का बिजनेस ही सबसे सुपर है, फिनटेक के अंदर लैंडिंग। तो फिनटेक आ गया ना। अब देखो वही जो गूजन लोग हैं, बड़े थोड़े से मॉडर्न बन गए। वो कह रहे तो साला सिविल खराब कर देंगे तुम्हारा, ठीक है, क्योंकि वहां पर भी आप रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो ना, महीने का 20-20 25-25 30 40-40 प्लस महीने का। यार क्या लेवल का कंपाउंडिंग है, उन्हें पता है कितना ही डूबेगा। इस तरीके से वो अपना रिस्क थोड़ा मिटिगेट करके चलते ही होंगे। सो आपको क्या लग रहा है 2024 में, मतलब करंट मार्केट कौन सी कैटेगरी में सबसे बूम पे जा रहा है? नहीं कैटेगरी और कौन सा सेक्टर बात कर सकते हैं? मैं थोड़ा सा इंफ्रा को देखता हूँ, क्योंकि इंफ्रा पे गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी, तो इंफ्रा इज वेरी गुड। मुझे लगता है इंफ्रा अच्छा है। आईटी अभी थोड़ा सा करेक्टिव है, और करेक्टिव मतलब अभी नीचे वाले भाव पे मिल रहा है। एफएमसीजी नीचे वाले भाव पे मिल रहा है। मैं कुछ ऐसे देखता हूँ, क्यों बढ़ना सबने है, तो मेरा देखने का तरीका अलग है कि सस्ता क्या है, बढ़ती हुई मार्केट में सस्ता क्या है। बट मुझे भी थोड़ा सा मार्केट तेज लग रही है, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा करेक्शन आएगा अभी। मतलब जो अगस्त से जनवरी का टाइम है ना, अभी जैसे मार्केट काफ़ी बढ़ गई है, हो सकता है थोड़ा और भी बढ़े, ऐसा नहीं करे होने का इमीडिएटली टाइम शुरू हो जाएगा। बट मैं देखता हूँ कि दिसंबर तक बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, और जनरली वो सीजनैलिटी भी कहती है कि नवंबर दिसंबर जनवरी मार्केट थोड़ा करेक्टिव रहते हैं, तो थोड़ा संभल के चलना चाहिए। अगर कोई अभी इन्वेस्ट कर रहा है तो उसे लगेगा कि अगर आज मैंने इन्वेस्ट किया तो नवंबर दिसंबर जनवरी थोड़ा करेक्टिव फेज रहेगा। आपने थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी कि कुछ साल पहले मार्केट जो था मक्खन की तरह पैसे कमा के दे रहा था, बट अभी थोड़ा टफ है। वो ट्रेडर्स के लिए टफ हो गया अभी एक्चुअली, क्या कि 0 DT आ गया है। 0 डेज टू एक्सपायरी, मतलब हर दिन एक्सपायरी होती है। तो मंडे को एक्सपायरी है मिड कैप की, बैंक एक्स की, ट्यूसडे को एक्सपायरी है फिर निफ्टी की, ट्यूसडे के बाद आ जाता है वेंसडे अपना, आज वेंसडे को एक्सपायरी आ जाती है बैंक निफ्टी की, फिर थर्सडे को एक्सपायरी निफ्टी की, फिर फ्राइडे को सेंसेक्स की,
तो 5 दिन ट्रेडिंग होती है, 5 दिन एक्सपायरी। एक्सपायरी भी नहीं होता कि ऑप्शन के जो OTM ऑप्शन है और जो ATM रह जाएंगे वो सब जीरो हो जाएंगे। तो जीरो करने में सेलर्स को बड़ा मजा आता है। तो बीइंग अ सेलर मैं ये बोल रहा हूँ कि ये बड़ा मजेदार चीज़ है। तो आज से कुछ साल पहले तो सारी स्ट्रैटेजी बढ़िया चल रही थी, बट जब से जीरो DT आया ना तो स्पाइक्स आने लग गए मार्केट में। वो आने शुरू, मुझे ऐसा लगता है वो HFT फर्म्स की वजह से या हेज फंड्स की वजह से आने शुरू हुए हैं। तो वो क्या करते हैं, मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लो HDFC बैंक उनके पास है, 100 करोड़ का HDFC बैंक है, 1000 करोड़ का HDFC बैंक है, मान लो 100 करोड़ से ज़्यादा कुछ नहीं होगा, मान लेते हैं 1000 करोड़ रुपए का उनके पास कैश में HDFC बैंक है। तो HDFC बैंक को शॉर्ट मारना शुरू किया मार्केट ऑर्डर पे। तो आपको थोड़ा सा मार्केट का पता होना चाहिए, मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर में फ़र्क क्या होता है। मार्केट में क्या है, जो भाव मिलता जाएगा उस भाव पे बिकता जाएगा। तो बिकने का रेट क्या होगा, कम होता चला जाएगा। बिड और आस्क होता है मार्केट में, बिड आस्क बिड आस्क बिड आस्क। तो वो लिमिट ऑर्डर लगा के रखे हुए लोगों के, जो मार्केट में मारता है ना वो सबका लिमिट खा जाता है। तो क्या होता है कि अगर किसी ने 1000 करोड़ रुपए मार्केट पे बेचना शुरू किया तो क्या होगा, एक कैंडल बनेगी जो बहुत तेज बनेगी, और उन्हीं लोगों के बाइंग ऑर्डर भी लगे होते हैं मार्केट पे। राइट। तो वो नीचे क्या, क्योंकि वो रिकवर भी करना है मार्केट में, इक्विटी बेच के थोड़ी जा सकते हैं, उसे वापस खरीदनी पड़ेगी। तो वापस से 1000 करोड़ का HDFC बैंक खरीदेंगे। उनको पता है कि एग्जैक्ट लेवल कौन सा है जहां पर लोगों के मेजर SLs हैं, स्टॉप लॉस है। तो लोग जो ट्रेड कर रहे हैं, जो सेलर्स हैं, ज़्यादा सेलर का बड़ा नुकसान हो जाता है, क्योंकि 10 रुपये का ऑप्शन 100 रुपये का हो जाता है। तो 100 रुपये कटेगा तो सेलर का बहुत बड़ा नुकसान होगा। शॉर्ट में बता रहा हूँ, जिसे ऑप्शन ट्रेडिंग समझ आती है तो समझ आएगा। तो सेलर ने क्या किया था 10 रुपये पे 25 रुपये का SL लगा के रखा था। उसे पता है यार 25 रुपये की स्पाइक के लिए मुझे कितना बड़ा मूव इंडेक्स पे लाना पड़ेगा। और बैंक एक्स पे, सेंसेक्स पे, मिड कैप पे और फिर निफ्टी पे ये लाना और ज़्यादा ईजी है उनके लिए। मिड कैप पे तो और ज़्यादा आसान है, क्योंकि मिड कैप के स्टॉक शॉर्ट करने हैं तो अगर 2-4 भी पकड़ लिए और 500 करोड़ का भी शॉर्ट मार दिया और फिर जाके लॉन्ग कर लिया तो स्पाइक आ जाएगी। स्पाइक क्या करेगी, इंडेक्स को जब नीचे लेके जाएगी तो ऑप्शन को भी एकदम से बड़ा कर देगी। 10 रुपये की 100 रुपये की हो गई। तो अगर 25, 30, 40 रुपये की सेलर की कटी, और कभी कभी तो मार्केट पे कट भी नहीं पाती, स्लिपेज आ जाता है, तो सेलर का बड़ा नुकसान हो जाता है। तो ये जो स्पाइक्स है ये अभी आनी शुरू हुई है हाल ही में, कुछ टाइम पहले। मतलब अगर आप देखोगे अप्रैल, मई, जून में तो फिर भी मार्केट ने पैसा दिया, फिर से जुलाई स्पाइक्स आनी शुरू हो गई, विच इज मेकिंग सेलर्स के लिए मार्केट को बड़ा टफ कर रहे। ओके। तो ऐसे नहीं बायर पैसा कमा रहा है, क्योंकि बायर इतना बड़ा सोच ही नहीं पाता, उसे पता नहीं कि कहाँ से कहाँ तक कब जाएगा। तो कुछ बायर कमा रहे हैं, कुछ गंवा रहे हैं, कुछ कमा रहे हैं, तो ज्यादातर तो बायर नुकसान ही कर रहे हैं। बट अब सेलर जो पहले ज्यादा पैसा कमा लेते थे, उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ज्यादा रहती थी। 70-75% प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, मतलब 100 दिन ट्रेड किया तो 75 डेज वो प्रॉफिटेबल थे। अभी स्पाइक्स की वजह से उनका नुकसान हो रहा है। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा टाइम ऐसा चलेगा, क्योंकि ऐसा ज़्यादा चलेगा तो वॉलेटिलिटी की वजह से IV स्पाइक हो जाएगा। IV स्पाइक होगा तो प्रीमियम महंगे हो जाएंगे, फिर सेलर फिर कमा लेगा। बट अभी कुछ सेलर्स के लिए फिक्स थोड़ा डिफिकल्ट हो। सो पुष्कर जी, ये बताइए कि इन्फ्लेशन रेट और गवर्नमेंट बैंक जो इंटरेस्ट लेती है नॉर्मल पर्सनल लोन पे या फिर होम लोन पे, इससे स्टॉक मार्केट में कुछ इम्पैक्ट पड़ता है क्या? बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। कैसे पड़ता है? सबसे बड़ा इम्पैक्ट यही है। अब एग्जाम्पल देता हूँ। हाँ। अगर आपको आज FD में 8% मिल रहा है, अगर आपको FD में मान लो 12% मिलने लग जाए, तो आप क्या कहोगे, यार FD में 12% मिल रहा है, क्यों यार कहीं माथा मच्छी मारनी, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना। आप FD में ही पैसा लगा दो। तो FD में आप ये सोचोगे कि यार FD में बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है। तो जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उनको बड़ा पैसा है, वो मार्केट में क्या चाह रहे हैं, वो मार्केट में ये चाह रहे हैं कि भाई हमें जो इन्फ्लेशन का रेट है उससे ज़्यादा पैसा मिलने। राइट। तो जब मार्केट में क्या होता है, RBI या अगर हम US की बात करें तो वहाँ पर अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, उसका इम्पैक्ट क्या होता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ने से और इंटरेस्ट रेट घटने से स्टॉक मार्केट पूरी तरीके से हिल जाती है। अब एग्जाम्पल देते हैं, अगर बैंक को लोन सस्ता मिलेगा, हम कहते हैं रेपो रेट चेंज हो गया, ठीक है, तो अगर इंटरेस्ट रेट कम हो गए तो अब आपको क्या दिखेगा, शेयर मार्केट ऊपर जाती हुई देखिए। क्यों? क्योंकि अब बैंक को रेपो रेट कम हो गया, वो सस्ते में लोन बांट सकता है। आपको होम लोन सस्ता मिलेगा, कार लोन सस्ता मिलेगा, तो फिर होम लोन की और कार लोन की वजह से या पर्सनल लोन की वजह से लोग ज़्यादा सामान खरीदेंगे, गवर्नमेंट को टैक्सेस आएंगे। और जब मार्केट के अंदर इस तरीके से इंटरेस्ट रेट कम हो गए और चीज़ों की ट्रांजैक्शन बढ़ गई तो इकॉनमी बूस्ट हो गई। इकॉनमी बूस्ट हो गई तो कोई कंपनी अपने गाड़ी बेच रही, गाड़ियों के शेयर्स बढ़ जाएंगे, कमाई बढ़ जाएगी। तो इंटरेस्ट रेट कम होने से स्टॉक मार्केट पे पॉजिटिव इंपैक्ट होता है। इनफैक्ट इसकी अगर न्यूज़ भी आने वाली होगी तो आपको बैंक निफ्टी का इंडेक्स बढ़ता हुआ दिख जाएगा। अभी बैंक निफ्टी ऊपर क्यों जा रहा है, क्योंकि ऐसी आशंका है कि इस बार RBI रेट्स को कम करेगा, इसलिए मार्केट ऊपर जा रहा है। US का मार्केट भी इसलिए ऊपर जा रहा है
क्योंकि बहुत टाइम से उन्होंने इंटरेस्ट रेट में चेंजेस नहीं करे, इस बार वो कम करेंगे तो डेट से भी पैसा निकलेगा, वो भी शेयर मार्केट में जाएगा, लोगों को लोन भी सस्ता मिलेगा, लोन सस्ता मिलेगा तो चीज़ें बिकेंगी, घर बिकेगा, गाड़ी बिकेगी, लोगों को पास पैसा आएगा, लोन सस्ता हो गया तो हाथ में पैसा आ गया, परचेजिंग पावर बढ़ गई, और इस वजह से इकॉनमी बूस्ट होती है। तो ये तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट। सो 2024 में आपकी क्या बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज है? यार मैं तो ETF इन्वेस्टिंग ही प्रेफर कर रहा हूँ। इट्स नॉट जस्ट अबाउट 2024, इट इज़ फॉर लाइफ नाउ, कि अभी जब तक ETF से बेटर कुछ नहीं आ रहा तो मेजर पैसा ETF में जाएगा। ETF में मैं डाइवर्सिफाइड रहता हूँ। इंडियन मार्केट के जो ETF से रिलेटेड उनमें भी इन्वेस्ट करता हूँ, उसमें इंडेक्स फंड भी आ जाता है, निफ्टी का ETF आ जाता है, बैंक निफ्टी का बैंक बीज आ जाता है। इसी तरीके से मैंने गोल्ड सिल्वर की बात करी थी। उसके अलावा मैं मोमेंटम ETF में इन्वेस्ट करता हूँ, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करता हूँ, मिड कैप में इन्वेस्ट करता हूँ, इंडिया से बाहर नैस्डैक का ETF में इन्वेस्ट करता हूँ, फैंग में इन्वेस्ट करता हूँ, फेसबुक, एप्पल, नेटफ्लिक्स, गूगल, अमेजॉन और 5 और कंपनी है। तो इसके अलावा मैं चाइना की मार्केट में भी इन्वेस्ट करता हूँ। चाइना भी सस्ता चल रहा है, मेरे हिसाब से चाइना सस्ता है, तो वहाँ पे MAH के टेक खरीद लेते हैं। IT उनका सस्ता है, तो वो क्या है कि हैंगसेंग का ही IT इंडेक्स है, तो हैंगसेंग वहाँ का इंडेक्स है, तो हैंगसेंग में भी इन्वेस्ट करता हूँ, उसका भी ETF है इंडिया में। तो इस तरीके से डाइवर्सिफाइड तो रहता ही है इन्वेस्टमेंट, और सेक्टर वाइज भी इन्वेस्टमेंट में ETF के थ्रू ही करता हूँ, जैसे ऑटो बीज, IT ETF, FMCG ETF, प्राइवेट बैंक ETF, PSU बैंक ETF, CPSE ETF, कॉमोडिटी ETF, अभी तो मैं नाम ही नहीं ले पाऊंगा, सारे ETF है मेरे पास। सर आपने ETF की बहुत बात करी इस पूरे पॉडकास्ट में, आप ETF को बहुत सिंप्लीफाइड कर दो, क्या है ये? बंच ऑफ स्टॉक्स है। मतलब अगर आप कहते हो जी मैं ऑटो सेक्टर में इंटरेस्टेड हूँ और ऑटो में मैं मारुति पे बुलिश हूँ, हो सकता है मारुति रिटर्न ना दे उतना, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे रहे, तो आप क्या करते हो, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, सेक्टर को पकड़ के एक स्टॉक चूज करते हैं। हम कहते हैं पूरे सेक्टर पे बैठ जाओ। तो अगर आपने ऑटो 20 खरीद लिया तो उसमें क्या हुआ, वो ETF हो गया, उसमें ऑटो के सारे मेजर स्टॉक्स आ गए। अब क्या होगा, अगर कोई कंपनी परफॉर्म नहीं करेगी, मान लो कल को महिंद्रा एंड महिंद्रा अच्छा नहीं करती और इतना बुरा करती है, एग्जाम्पल भगवान ना करे, बहुत अच्छी कंपनी है बट वो अच्छा नहीं करती, तो उसे ऑटो 20 के ETF से ही निकाल दिया जाए, और कोई और ऑटो कंपनी जो अच्छी चल रही होगी आज से 10 साल बाद 20 साल वो आ जाएगी। इसी तरीके से एग्जाम्पल FMCG का ETF है। अब आप कहते हो जी मुझे तो ब्रिटानिया बहुत अच्छा लगता है, पर उसका ब्रिटानिया से अच्छा नेस्ले रिटर्न दे रहा हो सकता है हिंदुस्तान यूनिलीवर बहुत टाइम से नहीं चल रहा, आप चल जाए। तो अब यहाँ पे ना बहुत सारे वो हो जाते हैं, यार ये सेक्टर तो बहुत अच्छा है, अब मैं डाबर पे पैसा लगाऊं, ITC पे लगाऊं, हिंदुस्तान यूनिलीवर पे लगाऊं, कोलगेट पे लगाऊं, किस पे लगाऊं? तो आप ETF ही खरीद, मैं तो ऐसे ही करता हूँ। ओके, तो मैं पूरे FMCG खरीद लिया, अब चलेगा तो सेक्टर चलेगा, जब सेक्टर चलेगा तो सब चलेंगे, कोई ज़्यादा चलेगा कोई कम चलेगा। तो इंडिविजुअल स्टॉक से मेरी रिटर्न कम हो सकती है, बढ़ सकता है आपने स्टॉक ही वो चूज़ किया जो उस पूरे सेक्टर में सबसे कम चल रहा हो, तो आप फंस गए। सेक्टर तो बहुत तगड़ा, आपका कुछ हुआ ही नहीं। इसी तरीके से IT है, आपको विप्रो खरीदो या इन्फोसिस खरीदो, IT ETF है। अब हो सकता है TCS बहुत अच्छा चल जाए, अभी चला ना, अभी खरीदा तो मैंने IT ETF 20% की रिटर्न ETF दे रहा है, आई एम सेटिस्फाइड मैन। तो इसलिए ETF इन्वेस्टिंग मुझे बड़ी अच्छी लगती है। तो ये नेस्डेक में कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है? ETF है, नैस्डैक अगर आपको खरीदना है तो नैस्डैक का ETF खरीद लो, मॉन 100 करके ETF है मोतीलाल ओसवाल का, आपको मिल जाएगा, बड़ा सस्ता सा रेट है उसका, तो 60-70 रुपए के आसपास चलता रहता है, उसे खरीद लो, जब भी गिरे तो खरीद लेना। आपका पोर्टफोलियो तो बहुत बड़ा है, पर कोई छोटा पोर्टफोलियो जिसके पास हो तो डाइवर्सिफाइड कैसे किया जाए उसको? ETF तो बहुत सस्ते होते हैं, 5-5, 10-10, 20-20 रुपए से शुरू हो जाते हैं। ज़्यादातर ETF तो आपको 100 रुपए के नीचे ही मिलेंगे, ज़्यादातर ETF। तो कोई कहेगा जी मेरे पास 100 रुपए तो एक ही ETF खरीद ले भाई, तो उससे कितना फायदा हो सकता है? कितना क्या, जितना उसका रिटर्न आएगा। अब भाई अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे और साल की अगर आपकी बाई वन डिप स्ट्रैटेजी से 20 से 25% की रिटर्न रही, तो 1 लाख का पोर्टफोलियो 25% बढ़ के 1,25,000 का हो जाएगा। बट इसमें ट्रिक्स भी है, वो मेरे को बताने को थोड़ा सी ना, थोड़ा सी अरे नहीं एक आधा नहीं मतलब ही नहीं, 2 बता दो। नहीं उसका क्यों मतलब नहीं, क्योंकि देखो मैं समझाता हूँ, पहले इतना करने लो। मतलब इसमें देयर आर मल्टीपल ट्रिक्स इन ETF इन्वेस्टिंग। मतलब अभी मैं अपना ETF इन्वेस्टिंग का पोर्टफोलियो को बढ़ाने वाला हूँ, मतलब बेटर देन एनी अदर थिंग ETF इन्वेस्टिंग की तरफ मेरा फोकस ज़्यादा है, और उसमें वी हैव मतलब अब वो मेरी अपनी चीज़ें हैं, मेरी अपनी स्ट्रैटेजी है यहाँ पे। मतलब 25 की जगह हो सकता है 50% की रिटर्न आ जाए, और 50% की रिटर्न आ जाए तो और कुछ करने की जरूरत है नहीं, मतलब वो बेस्ट है। और शायद मतलब आई एम वेरी बुलिश, बट शायद मैं निकालूँ, मतलब इन्वेस्टिंग से आई एम वेरी श्योर 40 to 50% इन्वेस्टिंग से विल मेक, नॉट टेकिंग बिग रिस्क।
मतलब आप ये बता सकते हो कि किस स्टॉक को खरीदना चाहिए? नहीं, कभी वो नहीं बता सकते आप। नहीं। मैं तो रिसर्च एनालिस्ट भी नहीं हूँ अभी। शायद अभी हम इस महीने लेंगे, बट अभी तभी मैं रिकमेंडेशन कभी नहीं करता। मैंने आपको सेक्टर्स बता दिया, आप सेक्टर वाइज इन्वेस्टमेंट करो, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अभी मेरी किसी से बात चल रही थी, उसने कहा यार अभी मैंने ये वाला स्टॉक खरीदा, ये वाला स्टॉक खरीदा है, ये स्टॉक मुझे बड़ा बुलिश लग रहा है, ये वाला स्टॉक बहुत अच्छा है। तो कह रहा तुमने खरीदा, मेरे से पूछ रहा था, तो वो भी बहुत अच्छा इन्वेस्टर है। मैंने कहा मैंने नहीं खरीदा, बट मेरे IT ETF में ये वाला स्टॉक है, इंफ्रा ETF में ये वाला स्टॉक है, इसमें ये वाला स्टॉक है। तो वो स्टॉक्स में मेरा एक तरीके से ETF के थ्रू इन्वेस्टिंग। मैंने एक स्टॉक नहीं खरीदा, तो मतलब मैंने एक स्टॉक को सट्टा नहीं किया कि ये चलेगा, नहीं चलेगा, तो क्या पूरा सेक्टर खरीद रहा है। तो सेक्टर का सेक्टर बर्बाद थोड़ी होगा, राइट। तो जैसे अभी अपन जीरोधा के थ्रू जो अपन काइट और प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू जो ट्रेडिंग करते हैं, उस पर क्या डिफरेंस है जो आप करते हो? नहीं, मेरा तो आपने डीमेट अकाउंट अलग देख लिया भाई। तो डीमेट अकाउंट तो सारे किसी के पास कोई भी हो सकता है, राइट। वो तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, आप किसी के भी थ्रू करो, हर डीमेट अकाउंट पे अपॉर्चुनिटी सेम है। तो मैंने आपको बताया था कि मैं ETF इन्वेस्टिंग करता हूँ, राइट। और ETF को प्लेस करके ट्रेड कर लेते हैं अपन, तो ट्रेडिंग के लिए अलग से पैसा लगता नहीं है। बस उसमें यही है कि बस रिटर्न अच्छी बननी चाहिए। ये नहीं है कि मुझे कोई बहुत बड़ा पैसा कमाना है ऑप्शन में ट्रेड करके, मतलब 1 का 100 करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता, तो होगा लोगों के साथ, बट मेरे साथ तो ऐसा नहीं। हाँ। मैंने बोला ना, वो दिमाग में वो क्लियर है कि गंवाने का नहीं है। मतलब स्टॉक मार्केट के अंदर प्रेडिक्शन का कोई तरीका होता है या फिर सब लक का गेम है? तो मुझे पर्सनली लगता है कि आप ठीक है, आपका एक व्यू हो सकता है, एक व्यू होना एक अलग बात है। ऐसे मेरा व्यू है कि जैसे मैंने आपको बताया कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी में ऐसा जनरली होता है, और अभी मार्केट काफ़ी ऊपर भी जा रही है। तो मेरा एक व्यू है कि हो सकता है थोड़ा सा और ऊपर जाए, निफ्टी 25,000 के भाव के आसपास के बाद थोड़ा करेक्ट, तो करेक्ट हो सकती है, कि व्यू है, बट इट इज़ नॉट प्रिडिक्शन। नोबडी कैन प्रिडिक्ट द मार्केट। होता 25,000 या 26,000 चली जाए, मेरे पापा की थोड़ी है। ठीक है, तो हम इन्वेस्टेड तो है ही, अगर 25 की 26 भी जाएगी तो फायदा ही होगा, इन्वेस्टमेंट तो है ही। और अगर करेक्ट होती है, जो कि मेरा व्यू है, तो मैं तो डेट फंड्स पे बैठे ही हूँ, डेट को हटाऊंगा, इक्विटी खरीदूंगा, कैश तो है मेरे पास। तो मेरे को क्लियर है कि गिरेगी तो खरीदने का है, ऊपर जा रही तो बढ़िया ही है। तो ऐसे मैं मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता नहीं, क्योंकि आपकी प्रिडिक्शन 60-70% ठीक होगी, बट जब आपकी 30% गलत होगी, हो सकता है बड़ी बैट खेल रहे हो तब। ओके। तो लग जाएगी। तो आज कोई यूथ है जो 20-30 हज़ार की सैलरी ही कमा रहा है, तो वो स्टॉक मार्केट में कैसे एंटर करे और कैसे कर पाएगा? पोर्टफोलियो बनाओ, चाहे म्यूचुअल फंड का बनाओ, अच्छे स्टॉक्स का बनाओ, ETF का बनाओ। आपकी जो सैलरी है ना, कम से कम उसका 10 गुना। अगर आपने बोला 30,000 की सैलरी है, तो 3 लाख का पहले पोर्टफोलियो होना चाहिए। ओके। उससे पहले तो ट्रेडिंग को देखो भी मत, कोई बात करे तो दूर हो जाओ, क्योंकि जब तक पोर्टफोलियो नहीं बनेगा ना, मैंने कहा ना, वेल्थ बनानी बहुत जरूरी है। रेस्ट तो उस वेल्थ के ऊपर ही लो। अभी मैंने वेल्थ तो बनाओ, थोड़ा सा जोड़ो। 20,000 कमाते हो, 2 लाख का पोर्टफोलियो बनाओ। 1 लाख कमाते हो, 10 लाख का पोर्टफोलियो बनाओ। पोर्टफोलियो तो हो तुम्हारा कुछ। आज तुम्हारे पे कुछ है ही नहीं, तुम सोचते हो उससे आगे ट्रेडिंग कर लूंगा, गवा दोगे तो वो पैसा कम हो जाए। तो पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए? म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट? म्यूचुअल फंड का बना लो, स्टॉक्स का बना लो, ETF का बना लो, वही पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो का मतलब क्या है? छोटा छोटा इन्वेस्ट करके, मतलब कुछ 4-5 साल लगेंगे उसको बनाने में, ऐसा कुछ? नहीं यार, मैंने बोला 10,000 2 साल में हो सकती है, जुड़ सकती है, अगर बंदा जुड़ना चाहे तो। हाँ। 2 में नहीं जुड़ेगी, 2.5 में जुड़ जाएगी, 3 में जुड़ जाएगी। तो अगर आज कमाना शुरू किया, 2 साल रुको ना, क्या चल रही है? रातों रात तो वैसे भी करोड़पति नहीं बनोगे मार्केट से, मार्केट कपड़े और फाड़ देगी। हाँ। जो है वो भी जाएगा। तो 2 साल लगा लो, पहले इन्वेस्टिंग कर लो, थोड़ी समझ आ जाएगी मार्केट की। थोड़ा देखोगे ETF को बढ़ता घटता, देखोगे कि यार प्राइस ऊपर नीचे होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है। तो उतना होना चाहिए, 10 गुना भी नहीं है तो फिर मत आओ ना, फिर नहीं आना। तो नहीं करना है। तो मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट इसमें। हाँ, 100 वो आनी चाहिए, अगर वो नहीं आई तो नहीं कर पाएंगे। यार स्कूल वाली मैथमेटिक्स नहीं है, और ये अलग मैथमेटिक्स है, बट मैथमेटिक्स तो समझ आनी चाहिए। जैसे एग्जांपल दे दो एक छोटी सी मैथमेटिक्स, आप मुझे आंसर देंगे, ठीक है। आपके पास 10 लाख रुपए थे, 10 लाख रुपए थे मान, ठीक है, अब तो थे, क्यों? क्योंकि आपने ट्रेडिंग करी और आपने 50% का नुकसान किया। 50% का नुकसान किया ट्रेडिंग, 5 लाख रुपए नुकसान कर दिए। हाँ, 50% का नुकसान हो गया। जैसे आपका 50% का नुकसान हुआ सर, 10 लाख के 5 लाख रहे, 50% का नुकसान हुआ। अब 5 लाख से 10 लाख पर वापस जाने के लिए आपको कितने % की रिटर्न चाहिए? कितना % का रिटर्न चाहिए मेरे को? लोग कहते हैं मैं 1:1 पे ट्रेड कर रहा हूँ, मेरा 50% जाएगा तो 50% आ जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं आपका 50% चला गया, ठीक है, और आपने सिर्फ 2 ही ट्रेड करे, मान लो पहले ट्रेड पे 50% उड़ गया, 10 लाख का 5 लाख रहे, और अगले ट्रेड पे 50% का प्रॉफिट हो गया, तो क्या आप वापस 10 लाख पे आ जाओगे सर? नहीं, 2.5 लाख ही तो हुए वो। यस।
सो 50% का लॉस इज नॉट इक्वल्स टू 50% का प्रॉफिट. 50% का लॉस इज इक्वल्स टू 100% का प्रॉफिट. ओ यार, ये वाली मैथमेटिक्स तो किसी ने सिखाई नहीं है. मैं तो ट्रेडिंग शुरू कर चुका हूँ और मैं लॉस में हूँ. अब मैं सोच रहा हूँ 1:1 में भी ट्रेड करूंगा. सर आपको 1:2 पे ट्रेड करना ही पड़ेगा, वो तो बेयर मिनिमम है अगर आप 50% तक के लॉसेस लेते हो तो. बट एक मैथमेटिक्स और बताऊं, बताइए. 1% का लॉस इज इक्वल्स टू 1% का प्रॉफिट. अब आपको समझ आया? नहीं है उनको. अब आपके पास 10 लाख थे, 10,000 गए, कितने बचे? 9,90,000. अब आपको रफली 1% का प्रॉफिट हुआ, तो आपका गेन होगा कुछ 9,999.99 समथिंग, ऑलमोस्ट इक्वल. यहाँ चल जाएगा गेम. यहाँ पर अगर आप 60% भी ठीक हो तो आप पैसा बनाओगे लॉन्ग टर्म में. ये वाली मैथमेटिक्स मुझे समझ आती है, वो वाली मैथमेटिक्स मुझे समझ नहीं आती. तो मैंने आपको मैथमेटिक्स के एग्जाम्पल दिए. अब ये स्कूल और कॉलेज में कोई नहीं पढ़ा. प्रोफेसर्स भी लॉस में बैठे होते हैं, जो फाइनेंस के प्रोफेसर्स होते हैं ना. कभी उन्हें बोलना कि सर एक बार ट्रेडिंग का अपना पोर्टफोलियो दिखाएंगे, नहीं वो बेकार चीज. या तो करी नहीं, अच्छी बात है, वो तो बहुत बढ़िया बात है. अगर करी तो इवन फाइनेंस का कोई लेना देना नहीं है ना उससे, कोई लेना देना नहीं है. बड़े बड़े फाइनेंशियल एनालिस्ट के अगर खुद के पोर्टफोलियो देखोगे ना तो आपको लगेगा ये क्या कर रहे हैं, ये जिंदा भी क्यों है. अरे मतलब मैंने पोर्टफोलियोज देखे हैं लोगों के, जो स्टॉक इन्वेस्टर्स बोलते हैं ना, आपको हम स्टॉक्स पिक करते हैं, एक आधा स्टॉक पे बड़े उछलेंगे, डांस करके दिखाएंगे कि भाई ये खरीदा था, ये इतने से इतने का हो गया, 100 का 1000 का हो गया, 10 का 500 का हो गया. बट बाकी के जो स्टॉक्स तुमने खरीदे थे उसकी लाइन लगी हुई है रेड 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 रेड, नहीं बढ़ रहे हो. फिर 5 साल में बढ़ जाएंगे, पर फिर तो कोई एवरेज रिटर्न बने नहीं ना. प्रॉब्लम है, ये लोगों को नहीं समझ में आता बेसिकली. कौन समझाएगा? मेरे पापा ने सिखाया था, नहीं सिखाया था, कौन सिखाएगा? खुद सीखना पड़ेगा. या तो खुद सीखना पड़ेगा या उस आदमी को पकड़ना पड़ेगा जो उस चीज को ज्यादा समझता है. पर वो तुम्हें क्यों सिखाएगा? मेरा पर्सनली क्या फायदा, मैं तो कोई चार्ज भी नहीं करता किसी से. अब मेरे पास अगर आप भी बोलोगे भाई मेरे को सिखाओ, तो मेरे को लगेगा मैं क्यों टाइम वेस्ट कर, क्योंकि मेरे को आपसे लेना तो कुछ है नहीं. आप समझ रहे हो? ये वाली चीज़ है. और मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड भी नहीं होता कि मेरे को कोई कहेगा स्टॉक मार्केट में उससे मिलना है, इससे मिलना है, मान लो इसको वॉरेन बफेट से मिलना है. मैं कहूँगा उससे 1 मिनट बात करके 5 मिनट बात करके मुझे कुछ नहीं मिले. तो मैं बैठूँ, ढंग से समझूँ, कुछ सीखने को बढ़िया मिलेगा. लोग क्या होता है, जैसे मैं कई इवेंट्स में जाता हूँ, वहाँ पे सेलिब्रिटीज़ आते हैं, एक्टर्स आते हैं, अरे फोटो खिंचवाने के लिए पागल, इन्फ्लुएंसर्स पागल हो जाते हैं. फिर 5-5 मिलियन सब्सक्राइबर है, ऐसे करेंगे जैसे मतलब वेटर की तरह घूम रहे हैं, मतलब किसी बड़े आदमी के आगे पीछे. मान लो आपने मेरी रेयरली फोटो देखी होगी कोई. राइट. इवेंट में मैं भी उन्हीं इवेंट्स में होता हूँ जिस इवेंट में वो लोग होते हैं, बट मुझे पता है उस फोटो की क्या वैल्यू है. कोई वैल्यू नहीं, जीरो है. कोई वैल्यू नहीं. मेरे साथ बैठ के बात कर रहा है, कुछ समझ रहे हैं, कोई डील कर रहे हैं तो बात भी है. अदरवाइज मुझे 2 मिनट के ट्रांजेक्शन से कुछ नहीं मिलना, वो वर्बल ट्रांजेक्शन से कुछ नहीं मिलना. तो इट्स लाइक ओके, हायर लो बनाओ, नेटवर्क बनाओ, बट पॉइंट ये है आप अपनी वैल्यू बनाओ. मुझे इतना पता है कि कल को अगर किसी को इन्वेस्ट करना होगा और वो इन्वेस्टिंग पे जाके कोई अच्छी वीडियो देखेगा तो मेरी वीडियो मिलेगी. राइट. भाई कोई आदमी 100 रुपये से इन्वेस्ट करता है, कोई 100 करोड़ से भी करता है. कॉन्सेप्ट तो सेम है ना. तो जैसे 100 करोड़ से भी करना होगा, अगर उसे वीडियो देखना होगा तो अच्छी वीडियो में मेरी वीडियो मिलेगी. इसमें कंपाउंडिंग भी काम करता है क्या इस स्टॉक के अंदर? कैसे करता है, थोड़ा समझाएंगे? कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है? CAGR इज कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट. तो इस साल निफ्टी ने मान लो 15% का रिटर्न दिया, तो आपका 1 लाख रुपए 1,15,000 हो गया. अगले साल भी 15% का रिटर्न दिया निफ्टी, तो वो 1,15,000 के ऊपर 15% दिया ना. तो ये कंपाउंडिंग होती है. तो मान लो हमने 50% बनाया तो 1 लाख का 1.5 लाख हो गया. 1.5 लाख हुआ. अब अगर 50% बनाया तो 50,000 नहीं बनाया सर आपने, 1.5 लाख पे अपन ने उस पे बनाया 75,000 हो गया. अब फिर 50% बनाया तो फिर और ऊपर बनाया तो वो चलता है, वो 1,25,000 हो गया. इस तरीके से जो भी अमाउंट हो 1,12,500 से. तो वो नेक्स्ट लेवल है. वो मतलब अभी क्या है ना, देखो अभी क्या है, मेरी एज बड़ी कम है. अब मैं इन्वेस्टिंग के ऊपर बात कर रहा हूँ. इन्वेस्टिंग में सारे ऐसे लोग बात करते हैं, सब पूरे बाल सफेद जाते हैं. मेरे थोड़े थोड़े होने से शुरू हुए हैं अभी, तो अभी थोड़ी थोड़ी बातें कर रहा हूँ. वो तो कुछ टाइम में पोर्टफोलियो बोलेगा सर. आप समझ रहे हो? आपका कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पे दिखता है और वो कॉन्फिडेंस आपका बैकअप और आपकी वेल्थ से आएगा. आप समझ रहे हो? आप वेल्थ बना रहे हो ना, तो आप बिल्कुल चल, कोई दिक्कत नहीं. तो कहेगा आज मैंने 0 किया, मैंने 5 लाख से 50,000 और बना लिए, आज मैंने 5 लाख रुपए डाले थे, वो हो गए मेरे 20 लाख. वाह. एक बार बताओ, ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर मान लो कि किसी ने पोर्टफोलियो बनाया, बहुत अच्छा बनाया, कि मैं बनाता क्या मेरा बहुत अच्छा 10-15 करोड़ का 20 करोड़ का है, और मार्केट अगर क्रैश हो गया उस टाइम पे, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस आए
देन व्हाट? आपको समझ होगी उस टाइम पे आप क्या करोगे। अब जैसे एग्जांपल है मैंने अपना पोर्टफोलियो आपको रिवील किया एग्जांपल, तो उस पोर्टफोलियो में इंडियन इक्विटी भी है, चाइनीज इक्विटी भी है, यूएस की भी इक्विटी है और गोल्ड और सिल्वर भी है। गोल्ड और सिल्वर क्यों है? क्योंकि स्टॉक मार्केट नीचे जाएगा तो गोल्ड और सिल्वर नहीं गिरते। आपको पता है अभी रिसेंटली इलेक्शन वाले दिन पे 10% का करेक्शन आया था मार्केट में, लोगों के स्टॉक्स के पोर्टफोलियो 33% हिट हुए, मेरा पोर्टफोलियो सिर्फ 1.5% हिट हुआ। और जितनी ETF नीचे थे मैंने सब खरीद लिया। मैंने कहा मैं डेट पे तो बैठते रहो, लिक्विड तो चाहिए आपको पैसा, तो मैंने लिक्विड भी हटाए और मैंने इक्विटी खरीद ली। जितने की इक्विटी खरीदी वो अगले दिन 10% रिटर्न दे दी। समझ रहे हो? 10% से भी ज़्यादा, क्योंकि उसने जब वो 10% के फॉल के बाद वो बाउंस बैक किया तो मैंने आपको बताया था 10% का लॉस 10% के प्रॉफिट के बराबर नहीं होता। उसने 12, 15, 20% दे दिया मुझे। जो गिरा था सब कुछ तो नहीं गिरा था। जैसे FMCG मेरा ऊपर था उस दिन, FMCG 1 रुपया नहीं गिरा था। राइट। हाँ, उस दिन मेरे पास वैसे स्टॉक्स में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करता, बट उस दिन वो हिंदुस्तान यूनिलीवर था, वो ऊपर जा रहा था, मार्केट नीचे जा रही थी, आप चेक कर लेना। तो एक बात बताओ कि जैसे अपन तो चलो स्मॉल ट्रेडर्स है या फिर अपन इन्वेस्ट करते हैं, बहुत हजारों लाखों लोग हैं ऐसे, राइट? स्टॉक मार्केट एक्चुअली मैनिपुलेट होता है क्या? क्योंकि इलेक्शन की बात करें उस टाइम पे ऐसा हुआ कि भैया एकदम ऊपर गया, जिसने पैसे बनाने थे पैसे बना लिए और बाकी सब नीचे गिर गया, ऐसा स्टेटमेंट था, न्यूज़ में भी है, सब जगह में भी है, बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी इसकी बात कर रहे हैं। तो क्या हम उस मैनिपुलेशन के शिकार हैं या फिर हमको पता ही नहीं हम कर रहे हैं? मैनिपुलेशन हो सकता है कुछ हद तक, बट वो आम आदमी तो नहीं कर सकता, और 2, 4, 5, 10 हज़ार करोड़ का आदमी भी नहीं कर सकता। वो कुछ बड़ा ही होगा। तो स्मार्ट मनी कैन डू सम काइंड ऑफ मैनिपुलेशन इन मार्केट, बट अभी क्या ना, रिटेल के हाथ में बहुत पावर आ रही है। जैसे आप लोग SIPs करते हैं, तो आप म्यूचुअल फंड कंपनीज को पैसा दे रहे हो, उनकी ऑब्लिगेशन है कि उन्हें मार्केट में इन्वेस्ट करना ही करना है। तो शॉर्ट टर्म मैनिपुलेशन हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन नहीं हो पाएगी। और सेबी अच्छा काम कर रहा है, रोक रहा है जो मैनिपुलेट कर रहे हैं उन लोगों को। तो छोटे शेयर्स में, पेनी स्टॉक्स में तो हर बार मैनिपुलेशन होते हैं, ऑपरेटर तो काम कर ही रहा है, उसमें पंप एंड डंप रेगुलर चल रहा है, इसलिए हम उस चीज़ से बिल्कुल दूर हैं। बट मुझे कोई बोले मैंने बैंक निफ्टी को ऊपर से नीचे गिर दिया और नीचे से ऊपर उठा दिया, तो मतलब या तो आप कोई बहुत बड़ी तोप हो, फिर आपके पास देश जितना पैसा होना चाहिए। समझ रहे हैं भाई? छोटा मोटा आदमी कुछ नहीं कर सकता। मतलब आप सोचो कि मैं 1000 करोड़ लेके जाऊँ और मार्केट में HDFC बैंक को गिरा दूँ, नहीं गिरा पाओगे आप, कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ होगा ही नहीं। 1000 करोड़ मार्केट आपका कब खा जाएगा, कब लेकर जाएगा, कुछ नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ मार्केट में बड़े हम्बल रहो, क्योंकि आप चाहे 1000 करोड़ के आदमी हो, 10,000 करोड़ के, मार्केट के सामने कुछ नहीं है, कुछ हो ही नहीं। तो हम तो बिल्कुल बच्चे हैं सर, बस हम इसलिए कॉन्फिडेंट रहते हैं क्योंकि हमें पता हम क्या, वी नो व्हाट वी आर डूइंग, सिट बैक, रिलैक्स, चिल। हमें पता है कि अल्टीमेटली विल मेक। शॉर्ट टर्म में हाँ हो सकता है मेरा पोर्टफोलियो भी नीचे जाए, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, पेट्रोल खरीदेंगे। मैंने आपको ये भी तो बताया कि मैं डेट में इन्वेस्टेड रहता हूँ, मैं गिल्ड बीज इन्वेस्ट करता रहता हूँ। आप गिल्ड बीज के बारे में पढ़िएगा, वो तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ही हो रही है एक तरीके से। तो आप गवर्नमेंट को पैसा दे रहे हो, वो तो डेट इंस्ट्रूमेंट है, उसमें कुछ नहीं होगा, मार्केट गिरेगी तो वो बेच के मार्केट को खरीद लेंगे। तो अब जैसे मान लो कि कोई बंदा है जिसको आने वाले 10 साल में 10 करोड़ कमाने हैं, 10 करोड़, क्या वो ऐसा कोई गोल ले सकता है कि 10 करोड़ मैं इसके थ्रू कमा सकता हूँ, और क्या जर्नी रहेगी उसकी? पहले दिन कितना कैपिटल है? मान लो 1 लाख रुपए आज, नहीं हो सकता, 10 साल में भी नहीं होगा। बहुत मुश्किल है। ये मजाक थोड़ी चल रहा है मार्केट में, 1 लाख रुपए लाओ और 10 करोड़ ले जाओ, ऐसा बड़ी स्कीम थोड़ी चल रही है मार्केट में। मेरे से ले लो 10 करोड़, आप परसेंटेज ऑफ रिटर्न की बात करो। नहीं, एक मिनट, मेरे को बड़ा मजा आया सुन के। आप सुनना जरा, आपने क्या बोला? 1 लाख का 10 गुना होता है, 1 लाख का 10 गुना होता है 10 लाख, 100 गुना होता है 1 करोड़, 1000 गुना होता है 10 करोड़। मैं आपको 10 करोड़ देता हूँ, ठीक है? अब यहाँ से 1000 गुने की बात करते हैं। 10 गुना होता है 100 करोड़, 100 गुना होता है 1000 करोड़, और आप 10,000 करोड़ की बात कर रहे हो। तो आपको कैसा लग रहा सुन के? मैं बोल रहा हूँ कि कोई आदमी 10 करोड़ से 10,000 करोड़ पे चला जाएगा शेयर मार्केट से 10 सालों में, कैसा लग रहा सुन के? बहुत अजीब लग रहा है, बेवकूफ़ी लग रही है। ऐसा थोड़ी होता है यार, इतना सारा मार्केट से पैसा कमाना, ये मजाक थोड़ी हो रहा है। मेरे से ले लो 10 करोड़, बस साइन करके दे दो। अरे 10,000 करोड़ छोड़ो, 5,000 करोड़ दोगे? अरे ऐसा नहीं होता, कंपाउंडिंग की भी एक लिमिटेशन है यार, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं हो सकता। बट क्लेम कर रहे हैं ना यूट्यूबर्स, बहुत सारे यूट्यूबर्स बोलते हैं कि यार 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए कमाने, आज आप 10,000 रुपए से इन्वेस्टिंग चालू करो, 5,000 से इन्वेस्टिंग चालू करो, आप इतना पैसा कमा मेरा सकते दिमाग, हो। मेरी बुद्धि बहुत छोटी है, मैं समझ नहीं पाया अभी तक वाली मैथमेटिक्स, मतलब मेरे को समझ नहीं आई। मैं कमजोर था मैथमेटिक्स में, तो मेरे को तो नहीं आई। हो सकता है वो सही बोल रहे हो, बट मेरे को
नहीं आती प्लीज। क्योंकि आज से अगर आप यूट्यूब पे ये भी लिखो कि आई वांट टू मेक मनी, तो स्टॉक मार्केट एक वीडियो ऊपर आ जाता है और मेक बोला मनी जाता इज है अ गुड थिंग, हाँ, पैसे तो बनेंगे, पर उल्टे वे में आता है ये। पैसे तो बनेंगे, बट आपने जो बात बोली आप उसी मैथमेटिक्स में समझो ना। ऐसा ऐसा बोलना भी गलत है यार, गलत है। फॉल्स एक्सपेक्टेशन रखना बहुत गलत। अच्छा पुष्कर जी, आपके हिसाब से वेल्थ, हेल्थ और मनी, आप किसको चूज करते हैं? तीनों को, तीनों ही चाहिए? तो वेल्थ और मनी तो एक ही चीज हो गई। हाँ बस वेल्थ थोड़ी लॉन्ग टर्म होती है, हाँ। और तीनों ही चाहिए, बट आप तीनों को दो ही कर लो। हेल्थ और वेल्थ बोला आपने, तो दोनों चाहिए। बट ऐसा बोला जाता है कि मतलब हम नहीं बोल रहे, पहले ऐसा बोलते थे कि जिसके पास पैसा आता है उसके पास बीमारियां भी ज्यादा आती है। हाँ, होता है, बट ऐसा मैं आपको बताता हूँ, देखो क्या है, अगर आप यंग एज में हो ना, तो चलो छोड़ दो अभी हेल्थ के बारे में, छोड़ दो, बस अच्छा खाना खाना। ठीक है, हेल्थ का मतलब ये कहने का मतलब है कि अगर आप अपने फिटनेस पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो, थोड़ा आपको लग रहा है कि यार स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है, आप जिम नहीं जा पा रहे हो, स्पोर्ट्स नहीं खेल पा रहे हो यंग एज में, कोई प्रॉब्लम, कमाओ पैसे। क्यों? क्योंकि एक बार आप यंग एज में पैसे कमा लोगे ना, तो फिर जब लोगों को हेल्थ की प्रॉब्लम शुरू होती है, तब तुम जिम में होगे, तब तुम बैडमिंटन खेल रहे होगे, तब तुम स्पोर्ट्स में होगे, गोल्फ खेल रहे होगे, तब आप फिट होगे। यंग एज में कमाओ, यंग एज में स्ट्रगल करो, क्योंकि यंग एज में स्ट्रेस इज गुड फॉर यू। स्ट्रेस होगा तो आप ग्रो करोगे। यंग एज, जब शादी नहीं है, बच्चे नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो आपके पास प्रेशर नहीं है, फिर आपके एम है, आपके गोल्स हैं, गो एंड अचीव देम, क्योंकि लूज करने के लिए बहुत कम है। बट जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज के शिकार हो जाओगे ना, अब स्टेक बड़ा है भाई, अब वाइफ को भी टाइम नहीं दे पा रहे हो, बच्चों को भी नहीं देख पा रहे हो, और हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं, फिर स्टेक बड़ा हो गया। इसीलिए मैं कहता हूँ यंग एज में करो मेहनत, जो काम मिल रहा है, छोटा बड़ा कुछ भी, मेहनत करो। ये नहीं आया मैं ये वाला काम नहीं करूंगा, मैं तो ये वाला काम करूंगा, मैं तो IAS ऑफिसर ही बनूंगा सीधा, लोग आगे सलामी ठोकेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है। हमने अभी वो मूवी देखी थी ना, वो आपके सामने आई थी, 12th फेल, उसमें वो दिखाया था ना, आटे की चक्की में भी काम किया और फिर IPS बने। काम तो करना पड़ेगा भाई, पैसे नहीं है तो ऐसे दुनिया पागल नहीं है, कोई तुम्हारी जेब में जाके पैसे नहीं रख के जाएगा, मेरी जेब में तो कोई रख के नहीं, लेने के लिए दुनिया बैठी है, कुछ लोगों ने आज तक भी नहीं दी है। तो अभी सुधा मूर्ति जी ने भी बात बोली थी, भावेश अग्रवाल ने भी बात बोली थी, और बहुत लोगों ने ऐसी बात बोली कि 70 घंटे वीक में काम करना चाहिए, कि भैया स्टेटमेंट उन्होंने दिया, उन लोगों ने उनको ट्रोल कर दिया कि भैया हमारी मेंटल हेल्थ नहीं है क्या। इवन ट्रोलर में रतन टाटा जी के जो साथ में PA हैं, उन्होंने भी ट्रोल किया कि भैया मेंटल हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन वर्किंग। तो ये लोग बहुत बड़े बड़े लोग हैं, तो मैं तो बहुत छोटा हूँ उनके आगे कमेंट करने के लिए कि कौन सही है कौन गलत है। बट डेफिनेटली मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको लग रहा है कि आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस हो रही है, सो आप ब्रेक लो। मैं आपको बताता हूँ, जब मैं अपने यंग एज में था तो कई सारे हम गोल्स बनाते हैं और वो अचीव नहीं होते। तो उस टाइम पे जो मेरे साथ लोग थे, तो जो मेरे से आगे थे, तो किसी ने मुझे बोला ब्रेक लो। अब वो तो मैं ब्रेक लेके कहाँ जाया करता था, मैं बंगला साहिब गुरुद्वारे जाता और मैं पूरा दिन लगाता था, आराम से बैठता था और मैं रिलैक्स हो गया, मेरी मेंटल हेल्थ फैंटास्टिक हो जाती। या फिर मैं कहीं थोड़ी दूर जगह चला जाता था, 2-4 दिन निकाल लो। आपको लग रहा है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गए हो, क्योंकि पता है क्या होता है, स्ट्रेस क्या है, बहुत सारे काम पेंडिंग है जो दिमाग में चल रहे हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। जब तक वो सारे सॉल्व नहीं होंगे, वो इतने सारे वो उलझ गया है, वैसे ना वो बालों का गुच्छा हो गया है, अब वो बाल वो स्ट्रेट नहीं होने, और आप काट सकते नहीं हो। तो आपका जो दिमाग है ना, देखो एक तो स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस में स्लीप उड़ जाती है, तो स्लीप डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए। अगर कोई ऐसा काम है जो नींदें उड़ा रही है, यंग एज में ठीक है क्योंकि वो सपने हो सकते हैं आपके, बट बाद में तो नींद अच्छी चीज़ है, नींद आनी चाहिए। आपकी नींद में क्या होता है, आपकी स्ट्रेस लेवल्स कम हो जाते हैं, बॉडी बैक रीस्टार्ट हो जाता है, आपका कंप्यूटर सिस्टम ना पूरा। और वो लोग होता करने नहीं देते, वो ड्रिंक करते हैं, वो कैफीन लेते हैं, चाय कॉफ़ी लेते हैं, अब तो हमने स्लीप पैटर्न्स को ख़राब कर रहे हो। तो तुम क्या कर रहे हो, जो बॉडी का नेचुरल मैकेनिज्म है ना, वो जो रीस्टार्ट फेज में जाने वाला, वो तुम ख़राब कर रहे हो। और वो फेजेस आते हैं, सबके साथ आते हैं, बट उससे निकलना बहुत ज़रूरी। मतलब आपने बोला हेल्थ और वेल्थ में, हेल्थ को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। यंग एज में क्या, यंग एज में बॉडी सब झेल जाती है, सही बात। यंग एज में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मतलब 5-10 साल ज़िंदगी को दिए तो देने चाहिए, वो करियर बनाने के लिए देने चाहिए। क्योंकि अगर आज पैसे ही नहीं है, तुम सोचो आज मैं हेल्थ बना लूँगा, फिट हो जाओगे, अरे फिट होने के लिए भी तुम्हें अच्छा खाना खाना पड़ेगा, प्रोटीन रिच डाइट लेनी पड़ेगी, जो तुम कुछ एक्टिविटीज़ करोगे उसमें पैसे लगेंगे, अल्टीमेटली फिर तुम जाके स्ट्रेस लोगे, फिर सब वो सारी हेल्थ चली जाएगी। तो स्टार्टिंग में मेहनत कर लो, मैं तो ऐसा मानता हूँ। ऐसा बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप पे ज़्यादा बोल रही है कि आप एंटरप्रेन्योर बन जाओ, बिकॉज गवर्नमेंट में इतनी जॉब है नहीं। सच है,
ये तो सच्चाई बोल दिया आपने। आप क्या कहना चाहते हो कि मतलब एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ज़्यादा बढ़ना चाहिए या गवर्नमेंट? सच्चाई है, दे नहीं सकते इतनी नौकरी, कहाँ से पैदा करोगे? फ्री में बांटोगे, वेनेजुला वाला हाल हो जाएगा। अच्छा, कोई इंडिविजुअल है, वो अगर जॉब कर रहा है तो उसको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम कैसे बनाना चाहिए? जो मिले करो। मैं कल ही एक लड़की से मिला, उसकी एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के अंदर नौकरी है। वो मतलब शी इज डूइंग स्मार्ट वर्क, उसको जो काम मिला वो काम कंप्लीट करती है, मेल शेड्यूल कर दिए, जो भी उसके काम है वो काम कर दिए, शाम को फ्रीलांसिंग कर रही है, सोच रही है कि और क्या हो सकता है। यंग एज में तो करना ही चाहिए। अगर आपको लगता है कि अगर आप उसमें थोड़ा सा टाइम निकाल के एक्स्ट्रा कुछ कर सकते हो, बट उसके अंदर आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए, तो आपको करना ही चाहिए। आपको नहीं पता कि क्या चीज़ आपका हाथ पकड़ लेगी और आपको कहाँ से कहाँ ले जाएगी। सो यंग एज में आपको लगता है कि मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ इनकम बहुत ज़रूरी है, मुझे तो ऐसा लगता है कि होना ज़रूरी। एक इनकम पे सर्वाइवल मुश्किल है नहीं, अगर एक इनकम बहुत अच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट इनिशियल फेज में आप देखो ना, आज अगर कुछ साल पहले की बात करें, 10 साल पहले की बात करें, चलो मेरी ही बात करते हैं, 10 साल पहले की, मेरे जैसे बहुत सारे लोग बीटेक करके निकले होंगे, तो उस टाइम भी इन्फोसिस 3 लाख का पैकेज ही देती थी, और आज 10 साल बाद भी इन्फोसिस 3 लाख का पैकेज ही देती है एक फ्रेशर को। यार ये तो एक रियलिटी, क्योंकि लोग बहुत सारे हैं ना, आप समझो इंडिया में, अफ्रीका में ना लेबर बहुत सस्ती है, बहुत सस्ती है, ह्यूमन लाइफ की भी वैल्यू नहीं है, तो 10-20-30 हज़ार 10-20-30 हज़ार में ही रखेंगे। उन्हें पता है वो 30 हज़ार में भी नौकरी करने वाला बहुत आसानी से मिल जाएगा। अच्छा एक आप बताओ, आपके घर में कोई काम करता है, कोई वर्कर है, कितनी सैलरी देते हो आप उसे, कुछ भी बोल दो। 15,000। अभी मुझे किसी ने बताया, उसने अफ्रीका में गया था बिजनेस करने, उसने अपने घर 2 सर्वेंट रखे, कह रहे क्या काम करते थे वो। यू नो हाउ मच दे यूज्ड टू पे देम? $100 ईच, $100, 8500। वहाँ पे मुझे किसी ने बताया कि अफ्रीका में उनका बिजनेस था, तो अफ्रीका में एक कंट्री है, नाम एग्जैक्टली मैं भूल रहा हूँ, तो कह रहे वहाँ पर पापा का नाम नहीं आता सरनेम में, सिर्फ मम्मी का आता है, क्योंकि एक्चुअल में पता ही नहीं होता पापा कौन है। इतना बुरा हाल है उस कंट्री। बट वहाँ पर भी अमीर बहुत अमीर है, वो गरीब का ये वाला हाल है। एक्चुअल में मतलब पूरी कंट्री में सरनेम पापा का नहीं लगेगा, मम्मी का ही लगेगा। पापा पता ही नहीं कौन है, मम्मी को भी नहीं पता। ऐसा भी आप यहाँ पे रहते हो, आपको लग रहा है हम तो बड़े सिविलाइज्ड ह्यूमंस हैं, वर्ल्ड का बहुत बुरा हाल है। सो अल्टीमेटली ना पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी, आपकी वैल्यू क्या है? जो 30 हज़ार की नौकरी तुम कर रहे हो कोई और कर लेगा, तो तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। कोई ऐसा काम बताओ ना जो सिर्फ तुमसे ही हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट हो, फिर वो कंपनी तुम्हें 30 लाख भी देगी। वही इन्फोसिस तुम्हें 30 लाख देगी अगर तुमने इन्फोसिस को अपने कंधों पे रख लिया तो, कि भाई अगर मैं हटा तो इन्फोसिस गिर जाएगी। तो एजुकेशन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है अभी इंडियन इकोसिस्टम में? क्या रोल है? एजुकेशन तो डिग्री रह गई है। मैं अपनी डिग्री नहीं लेने जा पाया कॉलेज से, इतना डिफिकल्ट कर दिया है, उस टाइम पे ली नहीं। अब लेने जाने के लिए यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। अब सोचते हैं डिग्री की, वैसे डिग्री की कोई जरूरत पड़ी नहीं ना अभी तक, इसलिए लेने नहीं गए। बट पॉइंट ये है कि अगर आप स्किल्स आपके अंदर है, जैसे हम हायर करते हैं, एक बात बताओ, जेन्युइनली बताओ, हम अपनी कंपनी में हायर करते हैं, हमारी कंपनी बहुत छोटी कंपनी, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज भी होंगी शायद उसमें ऐसा करते हो, बट अगर किसी ने लिख दिया होता है ना बीटेक, MBA, BBA, कुछ भी लिख दिया, मैंने कभी भी डिग्री नहीं मांगी, शक्ल देखी समझ आ गया ये बंदा काबिल है नहीं। आपने भी देखा होगा ज़्यादातर जो कंपनीज में हायरिंग होती है, शायद डिग्री एंड में मांगेंगे अगर उन्हें कोई प्रूफ चाहिए होगा तो। राइट। तुम्हारे सर्टिफिकेट्स की और डिग्री की कोई वैल्यू नहीं, तुम्हारे चेहरे पे दिखेगा तुम्हें आता है कुछ या नहीं आता। 4 सवाल पूछा जाएगा उस इंडस्ट्री के और समझ आ जाएगा तुम्हें कुछ आता है या नहीं आता। तो डिग्री की कोई वैल्यू ही नहीं, अगर आपको आता है तो आपके चेहरे पे दिखेगा। हाँ, फिर डिग्री सपोर्टिव होनी चाहिए, जैसे किसी का लिखा हुआ है कि कोई IIT से पास आउट है, बहुत बढ़िया, हम तो पहले ही उसे बहुत अच्छा मानते हैं। IIM से पास आउट है, MIT से पास आउट है, फिर तो भाई उसने मेहनत करी ना, उसके अंदर चीज़ें हैं, और फिर वो उस एनवायरनमेंट से आया है, तो फिर उसे आता होगा, हम ऐसा प्री एज्यूम करके चलते। तो अगर आपके पास डिग्री है, एजुकेशन है, तो बहुत अच्छी जगह से है, तो हाईली वैल्यूएबल है। बट आज के दिन में लोग नाम की डिग्री ले रहे हैं, डिस्टेंस लर्निंग, बस ये दिखा देंगे MBA कर रहा है। ऐसे मैं ले लेता हूँ डॉक्टर कुशल राज ठाकुर, उस डॉक्टर की कोई वैल्यू है नहीं, PhD की कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? सुनने में अच्छा लगता है। बिना अपनी नेटवर्थ बताए अपनी नेटवर्थ बताओ। सर मेरी कोई नेटवर्थ नहीं है, मैं बड़ा छोटा आदमी हूँ। नहीं सर, आप मतलब इसका एक आंसर दे सकते हैं कि लेमन में क्या है, प्रिविलेज टू डू दिस और समथिंग लाइक दिस। मेरा रोटी कपड़ा मकान अच्छा चल रहा है, भगवान ने मौज दे रखी है, तो बस अच्छा। हार्डवर्क में बिलीव करते हो, लक में बिलीव करते हो? नहीं, लक तो उसे ही फेवर करता है जो हार्डवर्क करता है। आप अपनी डेस्टिनी खुद बनाते हो या फिर डिसाइडेड है? ये खुद ही बनाते हैं सर।
अपने हाथों की लकीरें तो हम खुद ही डिसाइड करते हैं, हर वक्त चेंज होती है। आपके जो बॉडी के सेल्स है, आपकी बॉडी के 98% सेल्स हर 365 दिन में चेंज होते हैं, हर 365 डेज में। तो 1 साल पहले वाला पुष्कर आज आपके सामने बैठा ही नहीं है, चेंज हो चुका है ना। और आप भी अगले 1 साल बाद वो नहीं रहोगे जो आप आज हो। तो आपकी बॉडी तो हर 365 डेज में 98% चेंज हो जाएगी। तो चेंज इज़ द ओनली कॉन्स्टेंट, बट वो चेंज बस पॉजिटिव डायरेक्शन में होना चाहिए। अच्छे बने हम 1 साल बाद और अच्छे हो। आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? मतलब मुझे मोटिवेशन डेली एक्टिविटीज से मिलता है यार। मतलब मेरे डेली चीज़ें हैं जो सही चलनी चाहिए। मतलब बड़ी अजीब अजीब बातें लगेंगी, जैसे मैं अपने आप को थोड़ा सा अलग तरीके से देखता हूँ। एग्जाम्पल, मैंने अंडरवेयर पहन रखा है, तो अंडरवेयर के बाहर पेट आ गया तो मुझे लगता है अब फिटनेस की तरफ ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अगर आपने डीमेट अकाउंट में कुछ भी पैसे डाले थे कैश में और वो कैश के कम होने लगे, मतलब ट्रेडिंग में अच्छी नहीं चल रही, स्ट्रैटेजी का ड्रॉडाउन वाला चेक करो। और अगर आपने ETF का पोर्टफोलियो बनाया और अगर 3 महीने में कोई भी ETF नेगेटिव है, मतलब आपने इन्वेस्टिंग ठीक नहीं करी, देखने का तरीका अलग है थोड़ा। मतलब मैं थोड़ा अलग देखता हूँ चीज़। क्या आपको नहीं लगता कि आप 24 घंटे जब एक ही बात करते हो तो आप मुझे स्टॉक जैसे ही लग रहे हो भी आप? हाँ, मैं स्टॉक बन चुका हूँ। हाँ, मैं बोरिंग हो सकता हूँ कुछ लोगों के लिए इस चीज़ में। मतलब जस्ट एक नॉर्मल क्वेश्चन की यार बट मैं उसे एंजॉय करता हूँ। अब कोई बैडमिंटन खेलता है, वो पूरे दिन रात बैडमिंटन की बात कर सकता है ना। कोई जो चीज़ जिस फील्ड के अंदर है वो उस फील्ड के अंदर बात कर सकता है। अब मैं उसे एंजॉय करता हूँ, तो मैं उसकी क्यों बात ना करूँ, वो मुझे अच्छा लगता है। राइट। तो मैं उस जोन में हूँ। अब मेरी वाइफ भी बोलती है, अब रात में कभी पूछ लेगी क्या सोच रहे हो, तो उसे पता है मैं क्या सोच रहा हूँ। इधर आई एम थिंकिंग अबाउट मनी और मनी मैनेजमेंट और कोई स्ट्रैटेजी है स्टॉक से कुछ ना कुछ ऐसे ही सोच रहा हूँ। तो मैं वही सोचता हूँ, मेरा वो डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर है। आई एम थिंकिंग इन दैट डायरेक्शन। पता है, मतलब उस डायरेक्शन में सोचना, तो उस डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे ना। आगे भी तो बढ़ना है। आपकी तरफ से कोई एक एडवाइस फॉर यंग एंटरप्रेन्योर जो स्टॉक में जाते हैं या फिर एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं? लाइफ में एक टाइम के बाद मुझे ऐसा समझ आया कि यार लाइफ में ना सेटल होना बहुत ज़रूरी है। वो क्या करते हैं, स्टॉक स्विच करते हैं। आज ये स्टॉक, फिर से बेचा, फिर दूसरा स्टॉक, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। टाइम लो, टाइम लो, बट अपने स्टॉक्स और बिजनेस पार्टनर और लाइफ पार्टनर ट्राई करो, जल्दी चेंज मत। ऐसा ना हो आज एक लड़की, कल दूसरी, फिर तीसरी। इतने सबका फॉर्चून होता नहीं है। एग्जाम्पल, लड़कियों का फॉर्चून है, एक चूज करो, टाइम लो। बट उससे क्या होगा, वो आपने बोला था मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। अब जैसे मैं ETF पे ही हूँ, आप मुझे बोलोगे ये वाला स्टॉक बहुत अच्छा कर रहा है, करो ना। मैं ETF पे ही हूँ, मेरी शादी हो गई, आप बोलोगे देख कितनी सुंदर लड़की है, मैं बोलूँगा हाँ बहुत सुंदर लड़की है, बस उसके आगे कुछ नहीं, कुछ नहीं, आई एम सेटिस्फाइड। तो एक लाइफ में एक टाइम पे सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है। आप हो गए अंबानी ने शादी करी, भाई सबको 2-2 करोड़ की घड़ियाँ बांटी, है ना। तो मैं कहूँ बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अपन वो करेंगे जो अपन कर सकते और अपन उसमें खुश। अपन पता है कि हम क्या कर, हाँ ग्रोथ तो करनी है, बट ये पता है, जैसे पता है ना वो 1,10 करोड़ नहीं होगा, कुछ चीज़ें पता होना भी ज़रूरी है। राइट। हाँ, बट जो हो सकता है, मतलब आपका मैथमेटिक्स बोलता है, उसको अचीव करने के लिए कोशिश करो। जैसे 10 साल में 1 लाख के शायद 50 लाख हो सकते, वो भी 50 गुना है, बट वो हो सकते हैं। उसके बारे में सोचा जा सकता है। और फिर 50 लाख से 10 करोड़ हो सकते हैं, तो टाइम पीरियड बड़ा हो सकता है, फिर उसके बारे में काम किया जा सकता है। अनरियलिस्टिक होने से क्या होगा, अचीवमेंट होगी नहीं और आप डिमोरलाइज हो जाओगे। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। और आपने बहुत सारी बातें बता दी और मेरे भी आंखें खोल दी कि यूट्यूब पे देख के करोड़ों पे नहीं कमाए जा सकते। आने से थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।